सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो है ब्रह्मास्त्र नंबर 3। यानी कि इससे पहले ऑलरेडी 2 ब्रह्मास्त्र करा चुकी हैं। अगर अभी आपने नहीं देखा है तो जाकर के चैनल के अंदर प्लेलिस्ट बनी हुई है महिला फ्री क्लासेस के नाम से, महिला पर्यवेक्षक के नाम से, वहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है आपकी एग्जाम डेट 28 फरवरी थी जो अब बढ़ करके 7 मार्च हो गई है। यानी कि अब आपको 7 से 8 दिन कह सकते हैं एक्स्ट्रा मिलने वाले। ठीक है, तो इन बचे हुए दिनों का आपको बेहतरीन तरीके से अच्छे से फायदा उठाना है। अब वो फायदा कैसे उठा सकते हैं वो आगे आपको हम बताने वाले हैं। फिलहाल मिनी मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। सिलेक्शन पर अंतिम प्रहार, ये आखिरी प्रहार है, ये आखिरी बाण है जिसको मार करके आप आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि आगे जितने भी ब्रह्मास्त्र आने वाले हैं वो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सकें। नोटिफिकेशन बेल भी दबा लेना है। अब जो ये जो एक्स्ट्रा समय मिल रहा है उसका आप फायदा कैसे उठा सकते हैं, तो उसके लिए सक्सेस जंक्शन आपके लिए लेकर के आया है। जिन लोगों की तैयारी हो चुकी है उन लोगों के लिए ऑल सब्जेक्ट कंप्लीट प्रैक्टिस सेट मात्र 129 रुपए में। जिन लोगों की अच्छी खासी तैयारी हो चुकी है लेकिन अभी भी वो 130 से 135 नंबर ही उनके टेस्ट में आ रहे हैं, ऐसे में वो अपने नंबर को 15 से 20 नंबर तक बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, इन प्रैक्टिस सेट की मदद से। इनमें जो प्रैक्टिस सेट में जो आपको प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे इसमें ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं जो फाइनली आपके एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है ना, तो ये प्रैक्टिस सेट आपके स्कोर को 15 से 20 नंबर बूस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग केवल थ्योरी पढ़ना चाहते हैं वो लोग 128 रुपए का पेमेंट करके ये थ्योरी नोट्स ले सकते हैं। इसके बाद में जिन लोगों की बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई है लेकिन क्योंकि अब एग्जाम डेट आगे बढ़ गई है और वो चाहते हैं कि हाँ हमारी तैयारी हो जाए जिससे कि हम एग्जाम दिया इसका फ़ायदा उठा लें, तो वो लोग कंप्लीट थ्योरी और प्रैक्टिस सेट का ये 199 वाला पैकेज ले सकते हैं। इसमें क्या मिलेगा, इसमें आपको कंप्लीट पूरी थ्योरी मिलेगी, मैथ रीजनिंग कंप्यूटर के नोट्स भी साथ में मिलेंगे, साथ ही साथ में पूरे 10 के 10 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। इसके अलावा टॉप 100 की जो हमने पीडीएफ बना रखी है वो सारी टॉप 100 की पीडीएफ मिलेंगी। इसके अलावा जितने भी ब्रह्मास्त्र हम कराएंगे वो सारे के सारे ब्रह्मास्त्र की पीडीएफ भी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, तो 199 वाला जो पैकेज है वो कंप्लीट पैकेज है। इसको लेकर के आप सिलेक्शन की दौड़ में अभी भी शामिल हो सकते हैं। ठीक है, बस हाँ ध्यान रखना 6 से 7 घंटे पढ़ने की हिम्मत होनी चाहिए आप में। पता चला लेकर के बैठे हो पढ़ नहीं रहे हो तो कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, तो 6 से 7 घंटे अगर आप पढ़ सकते हैं अभी भी तो अभी भी आप सिलेक्शन की दौड़ में शामिल हो सकते हैं। लेकिन मेहनत लगेगी, मेहनत कर सकते हैं तो ये 199 वाला पैकेज आप लोग मंगवा लीजिए। इसके अलावा जो ओल्ड स्टूडेंट है जिनने ऑलरेडी 128 का ले रखा है वो लोग मात्र 49 रुपए का पेमेंट करके कंप्लीट प्रैक्टिस सेट मंगवा सकते हैं। थ्योरी तो उनकी अब कंप्लीट हो गई होगी और ये ब्रह्मास्त्र केवल उन पर ही फायदेमंद साबित होगा जिन लोगों ने इनमें से कोई पीडीएफ ले रखी होगी। ठीक है, अब जिन लोगों ने पीडीएफ लेकर के पढ़ाई कर रखी है अब देखिए उनको इस ब्रह्मास्त्र में कितना मजा आने वाला है। लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको यह भी बताना है कि आपके कितने नंबर आए हैं। ठीक है, और जो भी आप नोट्स मंगाना चाहते हैं ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया, इस पर मैसेज करके आप अपने नोट्स मंगा सकते हैं। चलिए, नोट्स मंगाने के लिए आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर स्कैनर दिया गया है। इसी स्कैनर पर आपको 128 अगर केवल थ्योरी चाहिए, 129 अगर केवल प्रैक्टिस सेट चाहिए, 199 कंप्लीट पैकेज प्रैक्टिस सेट और जो है टॉप 100 की पीडीएफ ब्रह्मास्त्र ये सब चाहिए तो 199 का पेमेंट करके इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको उसका स्क्रीनशॉट भेज देना है। तुरंत की तुरंत सारी पीडीएफ आपको सेंड कर दी जाएंगी। ठीक है ना, चलिए अब क्लास शुरू करते हैं। जो भी नोट्स आपको चाहिए आप लोग मंगवा लीजिएगा और ये बचे हुए समय का अच्छे से भरपूर फायदा उठाइए। और सिलेक्शन में देखिए 130 नंबर तक तो लगभग हर कोई पहुंच जाएगा। अभी टेस्ट में देखेंगे तो 130 120 नंबर थोड़ा बहुत जो भी पढ़ा उसके आ रहे होंगे, लेकिन ये जो 15 से 20 नंबर बूस्ट होंगे आपके यही आपका सिलेक्शन करवाएंगे और यही वो नंबर होंगे जिसमें सही कंपटीशन होने वाला है। 15 से 20 यानी कि 140 से 150 के बीच में सही कंपटीशन होने वाला है। तो ये प्रैक्टिस सेट आपको यही 15 से 20 एक्स्ट्रा नंबर देने का काम करेंगे, ये सारे ब्रह्मास्त्र वगैरह। चलिए अब शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पोषण एवं स्वास्थ्य से हम शुरुआत करने वाले हैं। एक एक प्रश्न को अच्छे से समझाते हुए चलेंगे, प्यार से शांत मन से आपको समझना है और लास्ट में बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी। चलिए कॉपी पेंसिल ले लेना और बताना लास्ट में कितने नंबर आए हैं। चलिए पहला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। 1 से 2 प्रश्न आपके दिवस वाले आपके एग्जाम में आएंगे जो कि आपके ब्रह्मास्त्र में कवर हो जाएंगे। देखिए 21 जून को, 1 दिसंबर को, 5 जून को, 7 अप्रैल को। चलिए आंसर देख लेते हैं फिर बाकी ऑप्शन भी बता देते हैं। सही आंसर आपका ऑप्शन पर डी है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि WHO ने इसी दिन घोषणा की थी विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाने की और तब से हर साल जो है 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। सर बाकी के ऑप्शन
ऑप्शन भी बता दीजिए, महत्वपूर्ण है, ये सारे ऑप्शन आपके महत्वपूर्ण हैं। 21 जून को क्या मनाया जाता है? आप सबको पता है, योगा दिवस। योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। 5 जून को क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, हर किसी को पता होगा 5 जून को क्या है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, इससे पहले वाली वीडियो में करा चुके हैं। 5 जून को क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सब लोग बताएंगे, ठीक है ना। और जो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देते हैं, समझ लीजिए दिमाग में आपके छप गया, एग्जाम में वो रखा भी मिलता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 101% आपके एग्जाम में आएगा और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है 5 जून को क्या मनाया जाता है। गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस द्वारा उत्पन्न नहीं होता है? यानी कि 4 रोग दिए गए हैं, आपको यह बताना है कौन सा इनमें से वायरस की वजह से नहीं होता है। नहीं शब्द पर जरूर गौर कर लेना, नहीं तो यहीं पर धोखा खा जाओगे आप, ठीक है। तो चलिए चारों ऑप्शन देख लेते हैं। उससे पहले आपको बता दें, एमपीएसआई 2025 के कंप्लीट नोट्स उपलब्ध हैं, आप लोग मंगा सकते हैं। एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा के नोट्स उपलब्ध हैं। एमपी आबकारी, एमपी पुलिस, जेल वन रक्षक, इन सब के नोट्स उपलब्ध हैं। आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। चलिए चारों ऑप्शन देखते हैं, फिर आप अपने आप बताइए कि कौन सा ऐसा रोग है जो वायरस की वजह से नहीं होता है। पोलियो, हाँ सर ये तो वायरस की वजह से होता है। चेचक, ये भी वायरस की वजह से होता है। एड्स, ये तो एचआईवी वायरस की वजह से होता ही है। तो टीबी जो है, जिसको हम ट्यूबरकुलोसिस हिंदी में क्षय रोग कहते हैं, ये वायरस की वजह से नहीं होता है सर, ये जीवाणु की वजह से होता है। ट्यूबरकुलोसिस नामक जो जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से टीबी नामक रोग हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, मलेरिया रोग का वाहक कौन है? कौन सा ऐसा जीव है जिसकी वजह से मलेरिया रोग होता है? एडीज एजिप्टाई, घरेलू मक्खी, मादा एनाफ्लीज, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देख लेते हैं। और आज मैथ और रीजनिंग के अच्छे खासे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, मतलब कि अच्छे लेवल के, जिसे हम कहते हैं लेवल वाले क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है ना। अभी पता चलेगा, मैथ रीजनिंग वालों को ज़्यादा कूद रहे हैं उनको पता चलेगा, और समझाएंगे इतने बेहतरीन तरीके से कि आपको समझ में आएगा, आप हंसते हुए जाएंगे। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो आते हैं, वो वाले क्वेश्चन जो बहुत कठिन क्वेश्चन जब पेपर बनाया जाता है तब आते हैं, उनको आज हमने मैथ रीजनिंग में कवर किया है, ठीक है। चलिए सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, मादा एनाफिलीज जो होता है, इसकी वजह से मलेरिया नामक रोग हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा स्पीड तेज रखेंगे क्योंकि मैथ रीजनिंग में अपन को समय लगने वाला है, ठीक है। ऐसा ही आपको भी करना है, वहां पर मैथ रीजनिंग लास्ट में रखेंगे, बाकी सबको जल्दी जल्दी करते हुए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसकी वजह से एड्स फैलता है? मच्छर के काटने से? नहीं सर, मच्छर के काटने से एड्स नहीं फैलता है। हाथ मिलाने से? पहले बता रखा, हाथ मिलाने से कभी भी एड्स नहीं फैलता है। साथ बैठने से भी एड्स नहीं फैलता है। एड्स फैलता है संक्रमित सुई के प्रयोग से, यानी कि किसी व्यक्ति को एड्स है, अगर उसको इंजेक्शन लगाया गया और वही सुई, वही जो आपकी सिरिंज है आपको लगा दी गई, तो समझ लीजिए उसको भी एड्स हो जाएगा, जिसको वो सिरिंज लगाई गई है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, प्लेजेंटा प्रीविया क्या, मतलब प्लेजेंटा प्रीविया का क्या निदान है? किसकी वजह से प्लेजेंटा प्रीमिया हो जाता है, ठीक है। और अगर प्लेजेंटा प्रीविया हो गया है तो उसका निदान क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है? तो चलिए देख लेते हैं, फिर समझाएंगे, प्यार से आपको अच्छे समझाएंगे। बिस्तर पर आराम करेंगे तो आराम हो जाएगा, इंजेक्शन लगाने से हो जाएगा, सिजेरियन डिलीवरी है, या फिर कोई निदान नहीं है। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि सिजेरियन डिलीवरी की मदद से ही प्लेजेंटा प्रीविया से बचा जा सकता है। अब ये होता क्या है प्लेजेंटा प्रीविया? प्लेजेंटा आपको बता रखा है हमने कई बार। प्लेजेंटा क्या होता है, गर्भ में जो शिशु पल रहा है उसको खाना पीना, सांस वगैरह देने के लिए एक यहाँ पर प्लेजेंटा उपस्थित होता है, ठीक है। इसकी मदद से ही शिशु को खाना पीना और सांस वगैरह मिलता है। शिशु की जो गंदगी वगैरह निकलती है वो भी प्लेजेंटा के द्वारा नियंत्रित की जाती है। अब क्या होता है, जब डिलीवरी होने वाली होती है, अगर किसी को प्लेजेंटा प्रीविया हो गया, तो ये जो प्लेजेंटा होता है ना, मान लीजिए यहाँ पर ये जो है आपकी ग्रसिका है, मतलब वो गर्भग्रीवा है जिसकी मदद से बच्चा बाहर निकलने वाला है, लेकिन प्लेजेंटा प्रीविया की स्थिति में ये प्लेजेंटा यहाँ पर पहुँच जाएगा और इसको ढक लेता है, ठीक है। ऐसे में बच्चा नीचे नहीं सरक पाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है और माँ और शिशु दोनों को खतरा हो सकता है, ठीक है। तो इसका एकमात्र एक ही निदान है, सिजेरियन डिलीवरी, यानी कि ऑपरेशन करके बच्चे को यहीं की यहीं निकाल लेते हैं। प्लेजेंटा यहाँ फंसा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो सिजेरियन डिलीवरी की मदद से ही प्लेजेंटा प्रीविया से बचा जा सकता है और बच्चे और शिशु दोनों को जो मतलब बच्चे और माँ दोनों को जो है आसानी से बचाया जा सकता है। समझ गए सिजेरियन डिलीवरी क्या होती है, वो भी समझ गए, प्लेजेंटा प्रीविया क्या होता है वो भी समझ गए। अब जब समझ गया तो लाइक क्यों नहीं कर रहे हैं बताइए? लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, टिटनिस किस जीवाणु की वजह से फैलता है? बताइए, जो टिटनिस नामक रोग होता है वो किस जीवाणु की वजह से फैलता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं, पढ़ा रखा है आपको पहले ही हमने। देखिए
ऑप्शन है, ऑप्शन ए है क्लस्ट्रीडियम टिटेनी की वजह से, लैक्टोबैसिलस की वजह से, वेरियोला वायरस की वजह से, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है, क्लस्ट्रीडियम टिटेनी की वजह से टिटनिस नामक रोग हो जाता है। एक आपको हमने ट्रिक बताई थी, जहां पर भी लैक्ट शब्द मिल जाए समझ लीजिए वो दूध से संबंधित है। लैक्टोमीटर किसको नापते हैं? दूध की शुद्धता मापते हैं। लैक्टोबैसिलस क्या होता है? दूध की जो दही बनती है उसमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाया जाता है। तो लैक्ट शब्द जहां पर मिल जाए, अगर ऑप्शन में दूध से संबंधित कोई शब्द दिया गया है, कोई ऑप्शन दिया गया है, तो वही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये भी ट्रिक आपको अपने दिमाग में रखना है। टाइम टू टाइम ऐसी सारी ट्रिक आपको हम बताते रहेंगे, बस आप सक्सेस जंक्शन के साथ में अंत तक बने रहिएगा। सिलेक्शन तो आपका हम करवाएंगे। ठीक है, चलिए भाई देखिए, गर्भावस्था काल में पर्याप्त भार वाली सुपोषित महिला को स्तनपान के आरंभिक 6 महीने में अपने खाद्य अंतःग्रहण में प्रतिदिन कितने किलो कैलोरी की वृद्धि करनी चाहिए? बड़ा सा क्वेश्चन है, समझाते हैं आपको। जो जो ऐसी महिला जिसका गर्भावस्था काल में पर्याप्त भार है, यानी कि उसका जो वेट है वो पर्याप्त था, जितना चाहिए रहता उतना था। ठीक है, अब बालक हो गया है, अब क्या है, अब उसको स्तनपान वो महिला करा रही है, तो आरंभिक 6 महीने में उसे अपने खाद्य अंतःग्रहण में कितनी अतिरिक्त कैलोरी लेनी होगी? 900 किलो कैलोरी, 600 किलो कैलोरी, 700 किलो कैलोरी, या फिर 800 किलो कैलोरी? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 600 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा लेनी होगी। ध्यान रखना, एक्स्ट्रा की बात की गई है, अतिरिक्त। देखिए यहाँ पर लिखा होगा, देखिए अंतःग्रहण प्रतिदिन कितने किलो वृद्धि करनी चाहिए, वृद्धि का मतलब है अतिरिक्त कितनी लेनी होगी, तो 600 किलो कैलोरी इसको एक्स्ट्रा लेनी होगी। ठीक है, बाकी ये ICMR वाली पीडीएफ हम दे चुके हैं। जिन लोगों ने 129 की पीडीएफ ले रखी है, या फिर जिन लोगों ने 199 की पीडीएफ ले रखी है, ICMR की पीडीएफ आपको दी गई होगी। ठीक है, चलिए हाँ, और ब्रह्मास्त्र की बता दें, ब्रह्मास्त्र की पीडीएफ केवल उन लोगों को दी जाएगी जिन लोगों ने 199 का पैकेज ले रखा है, या फिर जिन लोगों ने थ्योरी और प्रैक्टिस सेट दोनों ले रखा है। ठीक है, उनको ही ये ब्रह्मास्त्र सारे दिए जाएंगे, क्योंकि ये उन पर ही असर करेंगे। बाकी लोगों को देने से क्या मतलब, 128 वालों को नहीं मिलेगा भैया। ठीक है, 128 वालों का जो जो मिलना था वो सब कुछ आपको दिया जा चुका है। ठीक है, आप प्रैक्टिस सेट ले लेंगे 49 पे करके, तो आपको भी ये ब्रह्मास्त्र मिल जाएगा। ठीक है ना, आ गया समझ में? और ये ब्रह्मास्त्र जब 3-3 ब्रह्मास्त्र हो जाया करेंगे तब आपको मिलेगा। अब जैसे आज ये 3 ब्रह्मास्त्र हो गए, तो कल शाम को 7 से लेकर के 8:30 बजे के बीच में ही ये ब्रह्मास्त्र दिए जाएंगे। तो जिन लोगों को चाहिए, जिन लोगों ने 199 का ले रखा है, या फिर जिन लोगों ने 129 प्लस 49 यानी कि थ्योरी ले रखी है, यानी थ्योरी और प्रैक्टिस जिन लोगों ने ले रखा है, वो लोग कल 7 से लेकर के 8:30 बजे के बीच में शाम को, ठीक है, मैसेज करेंगे कि सर हमें ब्रह्मास्त्र चाहिए। 3 के तीनों ब्रह्मास्त्र उन लोगों को दे दिए जाएंगे। फिर जब 3 ब्रह्मास्त्र होंगे तो फिर अगली डेट आपको बता दी जाएगी। लेकिन डेट टाइम ध्यान रखना, 7 से 8:30, इसके बाद में अगर आप मांगेंगे तो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि फिर टीम घर पे चली जाती है और रोज रोज हमको बांटना नहीं है। ठीक है ना, 7 से 8:30 बजे के बीच में जो लोग मैसेज कर देंगे उनको रात को 12 बजे तक, मतलब आप लोग मैसेज कर दीजिए बस, बाकी आपके पास ब्रह्मास्त्र पहुंच जाएगा। 8:30 बजे के बाद मैसेज करेंगे तो सॉरी, माफी चाहेंगे, आपको ब्रह्मास्त्र नहीं मिल पाएगा। ठीक है, और डेली डेली हम नहीं देंगे, 3-3 दिन का ब्रह्मास्त्र आपको दिया करेंगे। 600 किलो कैलोरी। ठीक है ना, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, तो जिन लोगों ने अभी अगर मान लीजिए प्रैक्टिस सेट ले रखा है, थ्योरी नहीं मंगाई है, तो वो लोग थ्योरी मंगा लीजिए। जिनने थ्योरी ले रखा है, प्रैक्टिस सेट नहीं मंगाया, वो लोग प्रैक्टिस सेट मंगा लीजिए। ठीक है, ओल्ड वालों को बता रखा है मात्र 49 रुपये में आपको चाहे थ्योरी मंगाइए या प्रैक्टिस सेट, मात्र 49 में मिलेगा। और जो नए लोग हैं वो तो अपना प्रैक्टिस सेट मंगा लेंगे 129 वाला, तो उनको भी जो है मिल जाएगा। और 199 वालों को तो मिलना ही मिलना है, उनको तो कोई समस्या ही नहीं है। चलिए बताइए, क्रेटिनता वामनता किसकी कमी के कारण होता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। फ्लोराइड की वजह से होता है, आयरन की वजह से, आयोडीन, या फिर कॉपर। आपको पहले भी बता रखा है कि क्रेटिनता जो है वो आयोडीन की कमी की वजह से होता है। और जब ये बच्चों में होता है तो हम इसे वामनता कहते हैं, लेकिन जब ये बड़े लोगों में होता है तो इसी को हम क्या कहते हैं? घेंघा कहते हैं, ग्वाइटर कहते हैं, गलगंड कहते हैं। सब आपको बता रखा है, ऑलरेडी समझा रखा है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन की कमी से क्रेटिनता हो जाती है। आगे बढ़िए, आप देखिए 9 नंबर क्या है? गर्भवती स्त्री की ऊर्जा आवश्यकता क्यों बढ़ जाती है? यानी अगर कोई स्त्री गर्भवती हो गई है तो उसको एक्स्ट्रा कैलोरी चाहिए रहती है, वो एक्स्ट्रा कैलोरी क्यों चाहिए रहती है, यही आपसे पूछ रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। गर्भस्थ शिशु की वृद्धि की वजह से, शारीरिक गतिविधि की वजह से, मानसिक गतिविधि की वजह से, या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर देखते हैं फिर समझाते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है कि गर्भस्थ शिशु की वृद्धि, अगर गर्भवती स्त्री को एक्स्ट्रा ऊर्जा नहीं मिलेगी, एक्स्ट्रा कैलोरी नहीं मिलेगी, तो जो शिशु पल रहा है उसमें दिक्कत हो जाएगी, यानी कि उसमें उसका वजन कम हो जाएगा, या फिर टाइम से पहले डिलीवरी हो जाएगी। इसीलिए आयरन की गोली, विटामिन डी की गोली जो है वहाँ पर दी जाती है डॉक्टरों के द्वारा, मतलब कि जो गर्भवती स्त्री होती है उसको, क्योंकि गर्भस्थ शिशु में को जो वृद्धि हो रही है उसके लिए भी तो चाहिए कैलोरी वगैरह, तो कहाँ से मिलेगी? आपसे ही तो मिलेगी। तो आपको एक्स्ट्रा कैलोरी लेनी चाहिए, कब? जब महिला गर्भवती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर 10,
लंबे समय तक रहने वाला खांसी जुकाम जिसे एंटीबायोटिक द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता, यह किसका संकेत है? यानी काफ़ी लंबे समय से खांसी जुकाम है आपको, तो किसका संकेत हो सकता है अगर वो सही नहीं हो रहा है तो? सामान्य सर्दी जुकाम, खांसी का, क्षय रोग का, या फिर मलेरिया का? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्षय रोग जिसे हम टीबी कहते हैं। अगर ज़्यादा किसी को खांसी आ रही है और एंटीबायोटिक दे रहे हैं, आराम नहीं हो रहा है, समझ लीजिए टीबी के लक्षण हैं, उसको जो है चेक करवा लेना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में किसी रोग या फिर संक्रामक अभिकर्ता की लगातार उपस्थिति को क्या कहते हैं? महामारी कहते हैं, स्थानिक रोग कहते हैं, वाहक कहते हैं, कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, उसे हम स्थानिक रोग कहते हैं। अब समझा देते हैं, देखिए क्या कह रहा है। किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में, मान लीजिए कि ये कोई एक स्थान है, इसको कहते हैं, कुछ भी बोलिए, रामपुरा है, ठीक है ना, रामपुरा। अब रामपुरा वाले परेशान नहीं होना, ठीक है, ये रामपुरा है, ठीक है। रामपुरा में लगातार किसी व्यक्ति को खांसी जुकाम हो रहा है लगातार, ठीक है, और वो दूसरे को भी हो जा रहा है, तीसरे को भी हो जा रहा है। हाँ, ये रामपुरा से बाहर नहीं जा रहा है, लेकिन केवल रामपुरा में ही हो रहा है। तो विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में किसी संक्रामक रोग का लगातार उपस्थित रहना क्या कहलाता है? स्थानिक रोग कहलाता है। महामारी मतलब जानते हैं पेंडेमिक। पेंडेमिक क्या होता है? एक साथ में पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल में फैलने वाली बीमारी को पेंडेमिक कहा जाता है, महामारी कहा जाता है। जैसे कोरोना फैला था, कोविड फैला था, वो हर जगह फैला था, ठीक है ना, तो ये पेंडेमिक हो गया था, इसे हम महामारी कहते हैं। लेकिन एक छोटे से क्षेत्र में लगातार होता रहे तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम स्थानिक रोग कहते हैं, जो केवल उसी स्थान पर हो रहा है। चलिए, वहाँ की वातावरण होगा ऐसा, या फिर कुछ ऐसी चीज़ होगी जिसकी वजह से हो रहा है, कोई फैक्ट्री होगी वहाँ पर, उसे हम स्थानिक रोग कहेंगे। इनमें से कौन सा विटामिन आयरन अवशोषण में सहायक होता है? यानी कि जब आप आयरन शरीर में लेते हैं तो उसके अवशोषण करने में एक विटामिन सहायक होता है, वो कौन सा है? एस्कॉर्बिक एसिड, थायमीन, राइबोफ्लेविन, या फिर पेंटाथोनिक अम्ल? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो आयरन के अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपने पालक खा ली, आपको प्राकृतिक रूप से आयरन मिल गया, लेकिन पालक गई पेट में तो उसको उसमें से आयरन निकालेगा कौन? अवशोषित कौन करेगा? जो एस्कॉर्बिक एसिड होगा वो उसमें से आयरन निकाल करके शरीर को आयरन देगा, ठीक है। तो शरीर में आयरन अवशोषित करने की क्षमता किसके पास में होती है? एस्कॉर्बिक एसिड के पास में होती है। चलिए, इसे हम विटामिन सी भी कहते हैं, स्कर्वी रोग हो जाता है इसकी कमी से। ये सब बता रखा और सब पीडीएफ में भी दिखा रखा है। पीडीएफ इस तरह से बनाई है, देखिए, जो आप ये पीडीएफ दूसरों से अलग क्यों है? इसलिए अलग है, यहाँ पर मान लीजिए आपको हमने विटामिन पढ़ाया तो विटामिन के बारे में पूरा डिटेल में जानकारी दे रखी, ठीक है। फिर एक छोटा सा हमने यहाँ पर टेबल भी बना रखी है। ये टेबल कब काम आएगी? जब आप मान लीजिए कल आपका एग्जाम है, आज आपको रिवीजन करना है, तो फिर आपको ये पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये टेबल पढ़ करके आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे हर चैप्टर में आपको टेबल मिलेंगी, ठीक है। तो ये क्विक रिवीजन के लिए और ये डिटेल सॉल्यूशन के लिए, इसलिए ये हमारी जो पीडीएफ है वो दूसरों से अलग है। इसलिए हम कह रहे हैं कि अभी भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं अगर 6 से 7 घंटा डेली पढ़ने की आप में क्षमता है तो, ठीक है। चलिए, तो निराश नहीं होना है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ठीक है। तो अभी भी आप जो है सिलेक्शन ले सकते हैं। बस अगर आपको मटेरियल चाहिए तो सक्सेस जंक्शन आपके साथ में है ही है। चलिए, छोटा चेचक, चिकन पॉक्स कहते हैं हमसे, इसकी संक्रामकता कब तक बनी रहती है? अगर किसी को छोटा चेचक या फिर चिकन पॉक्स हो गया तो कब तक ये संक्रामकता उसके शरीर में रहेगी? दरोरे दिखने के 3 दिन बाद तक, बुखार रहने तक, आखिरी पपड़ी गिर जाने तक, या फिर बुखार उतर जाने तक? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, आखिरी पपड़ी गिर जाने तक छोटा चेचक, जिसे हम चिकन पॉक्स कहते हैं, छोटी माता भी कहते हैं, वो शरीर में बना रहता है। कब तक? जब तक आखिरी पपड़ी नहीं गिर जाती है। आगे बढ़िए, 14 नंबर देखिए। 14 नंबर क्या कह रहा है? भोजन पचाने में पोषक तत्वों का अवशोषण, परिवहन और भंडारण में लगी ऊर्जा को क्या कहते हैं? यानी कि देखिए, या बना दें चित्र फिर आप लोग हंसोगे, ठीक है ना। ये आपका चित्र है, ठीक है। यहाँ से आपने भोजन ग्रहण किया, यहाँ पर आपने चबाया, भोजन गया, पेट में पहुंचा, पेट में ऊर्जा बनी, उस ऊर्जा की मदद से भोजन को पचाया गया। तो यही पूछ रहे हैं कि ये जो ऊर्जा बनी है, इसी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? इस लगने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? जो भोजन को पचाने में, भंडारण करने में, अवशोषण करने में काम आ रही उस ऊर्जा को हम क्या कहेंगे? कुल आवश्यक ऊर्जा कहेंगे, बॉडी मास इंडेक्स कहेंगे, ताप जनन कहेंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसे हम ताप जनन कहते हैं। देखिए, आप जब खाना खाते हैं तो आपके पेट में, लोग कहते हैं ना भैया खाना खाने के बाद में गर्म पानी पिया करो, हाँ ठीक है, सुबह सुबह गर्म पानी पिया करो। क्यों? भोजन को पचाने के लिए ताप की आवश्यकता रहती है। जो लोग पहले फ्रिज का पानी पी लेते हैं या फिर भोजन खाने के दौरान फ्रिज का पानी पी लेते हैं, उनको अपच की समस्या बनी रहती है, क्योंकि यहाँ पर जो ताप मतलब गर्म गर्म ऊर्जा जो बनी थी, जो एसिड यहाँ पर आया था ठंडे पानी पीने की वजह से, वो समाप्त हो गया, फिर भोजन पचने में समस्या हो जाती है, ठीक है ना। तो ताप जनन, ताप की वजह से वो जो है भोजन पचता है, इसीलिए इस ऊर्जा को हम ताप जनन ऊर्जा कहते हैं। आगे समझ में। 15 नंबर, किस विटामिन में धातु पाई जाती है? कौन सा ऐसा विटामिन है जिसमें धातु पाई जाती है? विटामिन सी, विटामिन बी12, विटामिन ई, या फिर विटामिन ए? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कई बार आपको करा चुके हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विटामिन बी12, इसमें साइनोकोबालामिन नामक धातु पाई जाती है, ठीक है ना, बता रखा है आपको। चलिए,
यहाँ से शुरू हो रहा है आपका सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति, और इसी में आपका मैथ और रीजनिंग आने वाला है, तो इसमें आपको समय लगेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो शुरुआत के प्रश्न है फैक्ट वाले, उनको जल्दी जल्दी पढ़ के आगे बढ़ेंगे। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कितने तक अधिकतम जूम किया जा सकता है, यानी हाईएस्ट जूम परसेंट कितना होता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में। एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस वर्ल्ड और इंटरनेट, इन चारों की पीडीएफ हमने एक साथ आपको दे रखी है टॉप 100 पीडीएफ में। ठीक है ना, टॉप 100 की पीडीएफ दे रखी है, उसमें ये हमने दे रखी है किसको, 129 वालों को और 199 वालों को ऑलरेडी दे रखी है, जिन लोगों ने प्रैक्टिस सेट लिया होगा। चलिए तो देखते हैं कितना होता है, सीधे आंसर देखें क्योंकि मैथ रीजनिंग करना है। ऑप्शन नंबर डी सही है, 400% तक हम जूम कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में। आगे बढ़िए, अगला देखिए 17 नंबर है, बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। फैक्ट वाला प्रश्न है, आप सबको पता होगा इसका आंसर देखें। ऑप्शन नंबर बी, 2007 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था। आगे बढ़िए, अगला देखिए, इनमें से कौन सा एक प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल के बारे में आपको बता रखा है, ठीक है ना, तो कौन सा इसमें से प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल का मतलब होता है नियमों का एक संगठन, नियमों का एक बंच जिसे हम कहते हैं, उसी को हम प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा एक प्रोटोकॉल है। तो कई बार आपको पता है HTTP, यह एक प्रोटोकॉल होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, बाकी ये सब वेबसाइट के आपको दिए गए हैं, वेबसाइट है ये डोमेन नेम है, और ये आपका प्रोटोकॉल है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। 19 नंबर देखते हैं, देखिए 19 नंबर क्या कह रहा है, जनजातीय कार्य मंत्रालय को कौन से वर्ष सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से अलग कर दिया गया था। ये भी फैक्ट वाला प्रश्न है। पहले जो जनजातीय कार्य मंत्रालय और ये जो न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय है, ये दोनों एक साथ काम करते थे। ठीक है, तो कौन से वर्ष इनको अलग कर दिया गया, आपको ऑप्शन दिख गए हैं, आंसर आपने लगा लिया होगा। चलिए देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 1999 में जनजातीय कार्य मंत्रालय और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय दोनों को अलग कर दिया गया था। 20 नंबर देखते हैं, जहाँ समझाने वाला होगा वहाँ पर समझाएंगे, और जहाँ बचाने वाला टाइम होगा वहाँ पर टाइम बचाएंगे, क्योंकि हमको आगे भी देखना है। देखिए, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था, यानी कि RTE, राइट टू एजुकेशन एक्ट कब पारित किया गया था। फैक्ट वाला प्रश्न है, आंसर आपने लगा लिया होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, ध्यान रखना ये सी है, बार बार गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी, जिसे यानी कि वर्ष 2009 में RTE एक्ट पारित किया गया था, वर्ष 2009 में। आगे बढ़िए, 21 नंबर। अब देखिए, यहाँ से मैथ और रीजनिंग शुरू हो रहा है। सबसे पहले रीजनिंग, और ये जो रीजनिंग होगी वो अच्छे लेवल की रीजनिंग होगी। ठीक है, अगर आपका पेपर कठिन आता है तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, हर लेवल के क्वेश्चन आपको हम कराने वाले हैं। चलिए भाई, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, अभी तक हमने आपको ओपन डाइस करा दिया था, नॉर्मल डाइस करा दिया गया था। अब ये कह रहा है कि इस ओपन डाइस से बताइए कौन से डाइस इसमें से बनाए जा सकते हैं, यानी इस खुली आकृति से कौन सी बंद आकृति बनाई जा सकती है। अच्छे से समझना, सब समझ में आएगा, इसकी गारंटी मेरी है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले अपन ये निकालेंगे कि किसके पीछे क्या होगा, यानी किसके विपरीत क्या आ सकता है। नियम आपको पता है, एक चीज मतलब कि एक बॉक्स को छोड़ करके अगला जो बॉक्स होगा वो उसके सामने आएगा। कैसे, देख लीजिए, 6 के बाद में 5 है, तो हम 6 के बाद में 5 को छोड़ देंगे, 2 लिखेंगे, यानी 6 के नीचे 6 की विपरीत फलक पर कौन आएगा, 2 आएगा। ठीक है सर, 5 के बाद में 2 है, तो 5 के बाद में 2 को छोड़ करके हम 3 से जोड़ेंगे, यानी 5 के विपरीत फलक पर 3 आएगा। ओके सर, अब बचा कौन, 1, तो 1 के विपरीत फलक पर 4 आएगा। हाँ सर, ये हमारे समझ में आ गया। अब देखिए, अब यहाँ से वेरीफाई करते हैं। 6 के बगल में 5 है, फिर 2 है, क्या 6 के बगल में 5 आ सकता है। सर 5 तो आ सकता है, लेकिन 2 नहीं आएगा, बगल में नहीं आएगा सर, इसके विपरीत फलक पर हो सकता है, उल्टी फलक पर हो सकता है, क्योंकि इसमें कहा है 6 के विपरीत फलक पर 2 हो सकता है, बगल में नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 1 कट गया। ठीक है सर जी, 2 आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। ऑप्शन सी चेक कर लेते हैं, 5 के बगल में 2 आएगा क्या, क्या 5 के बगल में 2 तो आ सकता है सर, लेकिन 5 के बगल में 3 नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि 5 जो 3 है ना, वो 5 की विपरीत फलक पर होगा, यानी 5 के नीचे होगा, तो ये भी ऑप्शन आपका गया। 4 नंबर देखते हैं, क्या 4 के बगल में 1 आएगा क्या, बगल में नहीं आ सकता सर, 4 के विपरीत है, यानी इस 4 के नीचे होना चाहिए, ये तो बगल में लिखा है, तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए वेरीफाई कर लेते हैं। 6 के बगल में 4 हो सकता है क्या, हाँ सर 6 के बगल में 4 हो सकता है, केवल 2 नहीं हो सकता है, तो 6 के बगल में 4 ठीक है। 5 के बगल में 4 हो सकता है, हाँ सर 5 के बगल में 4 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन 5 के बगल में 3 नहीं हो सकता है, 3 जो है 5 के विपरीत होना चाहिए, तो 5 के विपरीत 3 होगा, और बगल में तो कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया दोबारा समझा देते हैं, तभी थोड़ा डाउन है। देखिए, हमको पता है एक गैप छोड़ करके इसके विपरीत वाला निकाल सकते हैं, तो 6 के विपरीत 2 आएगा, 5 के विपरीत 3 आएगा, और 1 के विपरीत फलक पर 4 आएगा। हमने वेरीफाई किया, 6 के बगल में 5 आएगा क्या सर, 6 के बगल में 5 तो आ सकता है, लेकिन 6 के बगल में 2 नहीं आ सकता। क्यों, 2 को 6 के पीछे होना चाहिए, और ये तो बगल में दे रखा है, यानी कि ये ऑप्शन खत्म।
उसके बाद में 5 के ये 3 नंबर देखते हैं। 5 के बगल में 3 हो सकता है क्या? सर 5 के बगल में नहीं होगा, 5 के पीछे होना चाहिए, तो बगल में दे रखा है तो ये भी खत्म। 4 देखते हैं, क्या 1 के बगल में 4 हो सकता है क्या? सर 1 के बगल में 4 नहीं होना चाहिए, 1 के पीछे 4 होना चाहिए, ये तो बगल में दे रखा है तो ये खत्म। ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर है। वेरीफाई आप कर सकते हैं, 6 के बगल में 4 आ सकता है, 6 के बगल में 5 भी आ सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। समझ में आ गया ना? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सॉल्यूशन आपको यहीं पर आकर के देखना रहेगा। ठीक है, अगर कोई समस्या आती है पीडीएफ का सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। 22 नंबर, यहाँ पर आपका मिरर इमेज, वही बात, जब आपसे कठिन प्रश्न पूछा जाएगा तो इस तरह के प्रश्न आएंगे। अगर सिंपल प्रश्न पूछा जाएगा तो मैथ रीजनिंग के सिंपल प्रश्न आने वाले हैं। मैथ के 10 प्रश्न आएंगे और रीजनिंग के भी ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 प्रश्न ही आएंगे, कम ही आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। ठीक है, इतनी तैयारी तो हम आपकी करवा देंगे कि इन 20 नंबर में से, मान लीजिए 20 की मैथ रीजनिंग आ गई तो 20 में से आप आसानी से 15 नंबर तो ले आएंगे, अगर थोड़ा बहुत भी आपको पढ़ना आता है, मैथ करना आता है तो। ठीक है, चलिए कह रहे हैं कि दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब बताइए। दर्पण प्रतिबिंब का मतलब है अगर आपने यहाँ पर दर्पण रख दिया है तो जो आकृति बनेगी ना वो यहाँ से बनना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अगर कोई आकृति बनती है तो इसकी आकृति की स्टार्टिंग जो होगी वो स्टार्टिंग यहाँ से होगी। ठीक है, जैसे अगर ये चीज़ है ना तो ये चीज़ यहाँ पर तो पीछे दिया गया है लेकिन आकृति में आगे आएगा। अब जो मान लीजिए यहाँ पर अपन बनाते हैं, ये हमने दर्पण रख दिया, अब यहाँ पर अपन दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं। चलिए दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा? ये रहा बॉक्स, ठीक है सर। उसके बाद में यहाँ पर खाली बॉक्स आएगा। ठीक है, ये जो है ये यहाँ से है ना, यहाँ पर जहाँ पर ये अंत हुआ है वहाँ से इसका शुरुआत होगा दर्पण प्रतिबिंब में। तो इसका अंत कहाँ पर हुआ है? खाली बॉक्स से, तो शुरुआत कहाँ से होगी? खाली बॉक्स से ही शुरुआत होगी। ठीक है, अब चलिए ऑप्शन में देखिए कहाँ पर खाली बॉक्स से शुरुआत हुई है। ये तो भरा बॉक्स है सर, काले बॉक्स से शुरुआत है, ये तो ऑप्शन नंबर ए आपका कट जाएगा। यहाँ पर तो सर बॉक्स ही नहीं है, खाली बॉक्स तो है लेकिन ये वाली चीज़ यहाँ पर लिख दी है तो ये भी आपका खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी देखिए, ऑप्शन नंबर डी में भी सर शुरुआत में काला बॉक्स दे रखा है जबकि खाली बॉक्स चाहिए तो ये भी खत्म हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर होगा, जहां पर खाली बॉक्स दे रखा है उसके पीछे काला बॉक्स दे रखा है और यहाँ ऊपर जो है खाली बॉक्स दे रखा है और आगे काला बॉक्स दे रखा है। आई समझ में? फिर से समझाते हैं, परेशान नहीं होना है। आंसर देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तीसरा वाला आपका सही आंसर होगा। फिर से समझिए, देखिए जहां पर इस मिरर का, जहां पर इस चीज का अंत हो रहा है, ये जो चित्र दिया गया है जहां पर इस चित्र का अंत हो रहा है वहीं से आपके आंसर वाले चित्र की शुरुआत होगी। समझ में आया? ठीक है, तो यहां पर अंत किससे हो रहा है? खाली बॉक्स से, तो आपके आंसर की शुरुआत खाली बॉक्स से होगी। यानी कि आपका शुरुआत जो है उसमें एक बॉक्स खाली होना चाहिए, जो पेंट नहीं किया गया हो, व्हाइट कलर का होना चाहिए, उसी से शुरुआत होगी। ठीक है, उसके बाद में उसके ऊपर काला वाला चिन्ह होना चाहिए, काले रंग से पेंट किया होना चाहिए। ये दोनों चीजें अगर यहाँ पर फ्रंट में है तो यहाँ पर भी फ्रंट में होंगी। ठीक है, अब यही मैच करेंगे अपन। खाली बॉक्स नहीं था सर, यहाँ पर भरा बॉक्स था तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर सर यहाँ पर क्या होना चाहिए था? आयत होना चाहिए था, यहाँ पर इन्हें ऐसा वाला बना रखा है तो ये खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर 4 में देखिए यहाँ पर खाली बॉक्स होना चाहिए था, यहाँ पर इन्हें भरा बॉक्स ले रखा है तो ये भी खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। और मैच करके देख लीजिए, यहाँ पर खाली बॉक्स पर अंत हो रहा है, यहाँ पर खाली बॉक्स से शुरुआत हो रहा है, यहाँ पर भरे बॉक्स पर अंत हो रहा है, यहाँ पर भरे बॉक्स से शुरुआत हो रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका मिरर इमेज होता है। ठीक है, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। चलिए अब देखिए 23 नंबर, कितने नंबर आएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, मैथ रीजनिंग के लिए समय बचाकर रखना है आपको, क्योंकि तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए इसमें दिमाग लगाइए। 11 का संबंध 144 से जैसे है वैसे ही 13 का संबंध किससे होगा? 100 से होगा, 324 से, 256 से, 196 से। आपको तुरंत दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि सारे के सारे वर्ग दिए गए हैं, यानी कि वर्ग पर काम हो रहा है और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो वर्ग और घन पर ही आएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए 11 से 144 को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सर 11 के बाद में एक संख्या आती है 12, हाँ, और 12 का वर्ग ही तो 144 होता है। यानी कि इनने ये कर रखा है कि एक संख्या दे रखी है, उसके बाद में जो संख्या आ रही है उसका वर्ग कर रखा है, तो ऐसा हम भी कर देंगे। यहाँ पर 13 दे रखा है, 13 के बाद में क्या आता है? 14 आता है, और 14 का वर्ग क्या होता है? 196। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गई? कुछ समझाना है क्या? देखिए तुरंत बाद का वर्ग कर रहे हैं। देखो 11 के बाद में 12 आती है, 12 का वर्ग कर दिया। 13 के बाद में 14 आती है, 14 का वर्ग कर दिया, 196 आ गया। ठीक है, ये तो सिंपल सा था ना, इसका तो आंसर आप लगा सकते थे। तो ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन कठिन आएगा, सिंपल भी आएंगे, कठिन भी आएंगे। ठीक है, चलिए ये प्रैक्टिस सेट नंबर 10 नहीं देखना है आपको, ब्रह्मास्त्र नंबर 3 देखना है। ठीक है, आगे बढ़िए। 24 नंबर, इनमें से कौन सा एक अलग है? अब इन 4 ऑप्शन में से आपको ये बताना कि कौन सा अलग है। चलिए चारों ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है: ऑस्ट्रेलिया, चाइना,
पाकिस्तान, श्रीलंका। बताइए कौन सा इसमें से डिफरेंट है, कौन सा इसमें से अलग है, आप खुद बताइए। तो सही आंसर पहले देख लेते हैं, फिर आपको इसका रीजन बताते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ऑस्ट्रेलिया इसमें से अलग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? चाइना भारत का पड़ोसी देश है, श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश है, पाकिस्तान भारत का पड़ोसी देश है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया तो भारत से बहुत दूर है, एकदम किनारे पर जाकर के स्थित है। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर लटका हुआ है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया इसमें से अलग हो जाएगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भारत का पड़ोसी देश नहीं है। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं 25 नंबर का क्वेश्चन। 25 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एनालॉजी का ही है। कंगारू जिस तरह ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, उसी तरह कीवी कौन से देश से संबंधित है? जनरल नॉलेज की भी थोड़ी बहुत नॉलेज होना चाहिए आपको, ठीक है ना, नहीं तो गच्चा खा जाएंगे। रीजनिंग में भी जनरल नॉलेज आ जाती है। बताइए, कंगारू ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु क्या है? कंगारू है। तो कीवी किसका राष्ट्रीय पशु है, या फिर कहाँ के निवासियों को कीवी कहते हैं? देखो, ऑस्ट्रेलिया जब अपने यहाँ मैच खेलने आती, क्रिकेट खेलने आती, क्या कहते हैं? भाई कंगारू लोग आ गए हैं, कंगारुओं को हराना, ये करना है, वो करना है। तो कौन सी ऐसी टीम है वो जब अपने यहाँ मैच खेलने आती है, अपन कहते हैं भाई कीवीज लोगों को हरा देना है, कीवीज लोगों को जीतने नहीं देना है। चलिए एक हिंट दे देते हैं, भारत का अगला मैच जो चैंपियन ट्रॉफी का है 2 मार्च वाला, वो इन्हीं लोगों से है। बताइए किससे होगा? भारत से, भारत को थोड़ी कहेंगे, रूस से, इंग्लैंड से, न्यूजीलैंड से। किसको कहते हैं? कीवीज। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, न्यूजीलैंड को कीवीज कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। न्यूजीलैंड का जो पशु है वो कीवी होता है, और न्यूजीलैंड के जो खिलाड़ी होते हैं उनको हम कीवीज कहते हैं। चलिए 26 नंबर, मैथ यहाँ से शुरू हो रहा है और थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, आपको अच्छे से दिमाग से समझना है। ऐसे ही प्रश्न आएंगे, अगर कठिन भी आएंगे ना तो इसी लेवल तक आएंगे। काहे को सीजीएल लेवल का पढ़ रहे हो भैया, सीजीएल मेंस का पढ़ रहे हो और अपना दिमाग खराब कर रहे हो। अगर कठिन भी आएंगे ना तो इसी लेवल के आएंगे, इससे हाई लेवल के नहीं आएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, कह रहा है 5% प्रति वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है, कोई धनराशि 4 वर्षों में 500 रुपए का ब्याज देती है। यदि वही राशि 2 वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितनी जो है आपको ब्याज देगी? मतलब कह ये रहे हैं कि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 5% ब्याज की दर से कितना ब्याज दे रही है? 500 रुपए का ब्याज दे रही है, ठीक है सर। अगर वही राशि 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर हम लगा दें तो कितनी राशि हमको मिलेगी, कितना ब्याज वो हमको देगी? तो सबसे पहले अपन को मूलधन ढूंढना पड़ेगा। सर यहाँ पर मूलधन तो है ही नहीं, तो पहले हम साधारण ब्याज की मदद से मूलधन ढूंढ लेते हैं, फिर उसके बाद में चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे। तो आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब चलिए आंसर देख लेते हैं, उसके बाद में आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 525 है। अब चलिए सॉल्व करके दिखाते हैं। देखो, अपने पास में मूलधन नहीं है, तो एक सूत्र क्या होता है साधारण ब्याज का? SI बराबर PRT अपॉन 100, PRT अपॉन 100 होता है, ये सूत्र आपको पता है। चलिए अब मूलधन निकालते हैं। मूलधन हमको पता नहीं है, SI हमको पता है सर 500 रुपए का ब्याज दे रही है वो धनराशि। मूलधन P है, R हमको पता है कितना 5 है, और सर वर्ष कितना है 4 है, नीचे 100 का भाग दे देंगे तो यहाँ से हमको मूलधन मिल जाएगा। 5 चौक 20, 20 पंचे 100, यहाँ पर 20 आ गया, 20 से 100 को काटा, 5 बार कटा। अब इस 5 का सीधे गुणा कर दो 500 से, 5 पच्चे 25, यानी कि जो प्रिंसिपल है, जो हमको मूलधन है वो 2500 रुपये मिल गया। सर मूलधन तो पता चल गया 2500 रुपये है, ठीक है। आधा क्वेश्चन आपका भी सॉल्व हुआ है, अभी आधा बाकी है। समझ में आया मूलधन कैसे आया? PRT अपॉन 100 में रखा, P हमको पता नहीं था, रेट 5% है, टाइम 4 वर्ष है, और नीचे 100 का भाग देते हैं तो 5 चौक 20, 20 से 100 को काटा 5 बार, इस 5 का कैंची का गुणा किया 500 से, तो हमारे पास में जो मूलधन है वो 2500 आ गया। एक काम अपना हो गया कि सर मूलधन यानी कि P हमारे पास में 2500 हो गया, ठीक है। अब अपन को सूत्र लगाना है कौन सा? क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज का, ठीक है। अब सूत्र मत लगाना, चक्रवृद्धि ब्याज की ट्रिक बता रखी है आपको, 2 साल 3 साल का आप आराम से निकाल सकते हैं। क्या दे रखा है? 10% दे रखा है। अब जिन लोगों ने ट्रिक वाली PDF ले रखी होगी, थ्योरी और प्रैक्टिस सेट जिनने 199 का लिया है, उनको यही फायदा मिलने वाला है। ट्रिक की अलग से PDF दे रखी है हमने, सभी टॉपिक के वहाँ पर ट्रिक दिए हुए हैं मैथ की, ठीक है। 10% को क्या लिख सकते हैं? 10% को 1/10 लिख सकते हैं, ठीक है। हमने आपको बताया था, यहाँ पर लिखेंगे प्रिंसिपल, यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट। 1/10 को हम अमाउंट कैसे करेंगे? तो इस 10 में 1 जोड़ेंगे तो प्रिंसिपल तो 10 ही रहेगा, 1 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा अमाउंट। 2 बार करना है क्योंकि 2 वर्ष की बात की जा रही है। एक बार फिर से 10 लिख दीजिए, एक बार फिर से 11 लिख दीजिए। अब सॉल्व कर लीजिए, 10 में 10 का गुणा करेंगे 100 आएगा, 11 में 11 का गुणा करेंगे 121 आएगा, ठीक है। यानी प्रिंसिपल हमारा सर 100 आ जा रहा है, अमाउंट हमारा 121 आ जा रहा है, लेकिन प्रिंसिपल इनके अकॉर्डिंग 100 आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, क्या कहा है? जो प्रिंसिपल हमने निकाला था, कितना निकाला था? 2500 रुपये निकाला था, यानी कि 100 की वैल्यू, 100% की वैल्यू 2500 रुपये निकल करके आ गई, ठीक है। मूलधन पता चल गया ना, ये मूलधन ही तो था। मूलधन हमने निकाला तो 100 आ रहा है, पर हमने पहले जो निकाला था वो 2500 आ रहा है, यानी मूलधन हमारा 2500 आएगा। 100% की वैल्यू अगर 2500 है तो 1% निकालो, 1% की वैल्यू निकालने के लिए 100 का भाग दे देते हैं, तो 100 का भाग दिया तो 1% की वैल्यू निकल करके आ गई कितनी? 25 रुपये। 1% की वैल्यू जब 25 निकल करके आ गई, आपको क्या निकालना है? ब्याज निकालना है। और ब्याज क्या होता है? मिश्र धन में से मूलधन घटा दीजिए तो ब्याज निकल करके आ जाता है। अब इस 100 में से
121 में से अगर हम 100 को घटाएंगे तो क्या निकल करके आ जाएगा? 100 में से 121 में से 100 को घटाएंगे तो निकल करके आएगा 21। ठीक है, अब इसी 21 में अपन को 25 का गुणा कर देना है। क्यों? क्योंकि 1 की वैल्यू कितनी है? 25 है, और 21 की वैल्यू कितनी होगी? जब 25 का इसमें गुणा कर देंगे तो 25 का जब 21 में गुणा करेंगे तो 21 पंचे 105 की 5, हासिल लगी 10, 21 दूनी 42, 42 और 10 52, 525 रुपये आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। आई समझ में? फिर से देख लीजिए। देखो, ब्याज तो आपने निकाल लिया होगा ना, साधारण ब्याज वाला तो निकाल लिया होगा, है ना, उसमें तो कुछ बताना नहीं है, यही तो कन्फ्यूज हो रहे होगे। तो चलिए बता देते हैं। देखिए, यहाँ पर प्रिंसिपल, यहाँ पर अमाउंट 1/10 होती है, 10% की वैल्यू 100 का भाग दे देना। 10 में 1 जोड़ो 11 हो जाएगा। यहाँ पर 10 लिखा, 1 जोड़ा 11 हो गया। 2 वर्ष की बात की गई है, 2 बार लिखेंगे। ऐसे ही आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। अब वो निकाल के मत निकालना P+1/100 ऊपर की घात n फिर -1, ये सब मत करना। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं आप। अब यहाँ पर हम अपन प्रिंसिपल निकाल लेंगे। अपने हिसाब से प्रिंसिपल 100 रुपये आया और अमाउंट आया 121। इसी का जो अंतर होता है वही तो ब्याज होता है, तो इसका अंतर 21, यानी कि ब्याज निकल करके आ गया हमारा 21 रुपये ब्याज आ गया। ठीक है, इसको साइड में रख दूँ। 100 हमारे हिसाब से प्रिंसिपल निकल के आ रहा है, लेकिन हमने अभी निकाला था कि प्रिंसिपल 100 नहीं है, तो कितना है? प्रिंसिपल अपना 500 है, यानी कि प्रिंसिपल जो है वो 500 निकल करके आया था अपना। ठीक है ना, 500 निकल करके आया था। कितना निकल के आया था? 500 निकल के आया था। हाँ, प्रिंसिपल 500 निकल के आया था। ठीक है, अब यहाँ पर 1 की वैल्यू निकालिए। 2500 निकल करके आया था प्रिंसिपल, तुम लोग बताते नहीं। 2500 प्रिंसिपल निकल के आया था। अब 1 की वैल्यू निकालेंगे, यानी 100% की वैल्यू अगर 2500 रुपये है तो 1% की वैल्यू क्या होगी? 100 का डिवाइड दे देंगे। 100 का डिवाइड दिया तो 1 की वैल्यू हमारे पास में 25 निकल करके आ गई। और हमको निकालना कितने की वैल्यू है? 21 की निकालना है, क्योंकि ब्याज पूछा है। तो इस 21 में ही आप 25 का जब गुणा कर देंगे तो 21 × 25 कितना निकल के आएगा? 525 आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से करके देख लेना। हमने पहले ही आपसे कहा था अगर आपसे क्वेश्चन कठिन पूछेंगे तो इसी लेवल का पूछेंगे, इससे बाहर नहीं जाने वाला। ठीक है, तो इस लेवल से आपको पूछेंगे कि पहले आप प्रिंसिपल निकालिए, जो कि PRT/100 की मदद से प्रिंसिपल निकाल लेंगे। फिर जब प्रिंसिपल हमको मिल गया तो फिर आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। अब चक्रवृद्धि ब्याज का एक सूत्र क्या होता है? अगर आपको CI निकालना है तो एक सूत्र ये होता है 1P+R/100। ठीक है, उस पे घात n। तो ऐसे में आप जो है कन्फ्यूज हो सकते हैं, लेकिन अगर सिंपल वाला आपको परसेंटेज दिया है तो जो हमने आपको बताया है उसकी मदद से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कल पंचवर्षीय योजनाओं की PDF लेकर के आएंगे। उसके बाद में हम एक जो है आपका मैथ का PDF और लेकर के आएंगे। एक मैथ की क्लास अच्छे से करा देंगे तो CI SI ये सब आपकी कवर हो जाएंगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर C आपका आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, 27 नंबर देख लेते हैं। 27 नंबर क्या कह रहा है? टाइम कितना हो गया? देखो 36 मिनट लग गया। ठीक है ना, मैथ में टाइम लगता है भाई। देखिए 27 नंबर का क्वेश्चन, एक परीक्षा में एक छात्रा ने 40 अंक प्राप्त किए। ठीक है, फिर भी वह 20% अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक है, यदि उत्तीर्ण प्रतिशत 40% है तो परीक्षा का अधिकतम अंक बताइए। इसमें क्या कह रहा है? एक छात्रा है जिसको 40 नंबर मिले, ठीक है, लेकिन फिर भी वो 20% अंकों से फेल हो गया। ठीक है, यदि उत्तीर्ण प्रतिशत यानी कि पास होने के लिए 40% अंक चाहिए तो परीक्षा का अधिकतम अंक बताइए कि उसका पूर्णांक क्या है। ठीक है, सॉल्व कर लिया आपने। अब चलिए आंसर देख लेते हैं और फिर आपको सॉल्व करा। सही आंसर 200 है। कैसे? आइए देखते हैं। देखो क्या कह रहा है। एक ने क्या किया, 40% चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, उसको 20% मिले। ठीक है, क्योंकि वो 20% अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अगर 20% से फेल हो गया तो 20% ही मिले ना, तभी तो 20% से फेल हुआ। इसी 20% की वैल्यू उसको 40 अंक मिले हैं। परसेंट में 20% मिले हैं और अंक में 40 मिले हैं। 1% की वैल्यू निकालो। 1% की वैल्यू जब आप निकालोगे तो 20 का भाग 40 में दोगे, 2 बार जाएगा। ठीक है, तो 1% की वैल्यू 2 अगर आ गई तो पूर्णांक हमेशा कितना होता है? 100% होता है। हमेशा पूर्णांक 100% होता है। बस इसी 100% में 2 का गुणा कर दो, 200 आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। आगे समझ में फिर से समझा देते हैं, क्योंकि मैथ आप लोगों के कम समझ में आता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। परेशान नहीं होना। ठीक है, जिन लोगों को मैथ आता भैया वो स्किप कर सकते हैं, आगे बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो इन्होंने कहा कि 40% पास होने के लिए चाहिए, लेकिन 20% मिला और 40 अंक मिले, यानी कि आधा अंक मिला है, आधा परसेंट। तो 20% की वैल्यू 40 अंक है। अपन 1% की वैल्यू निकालेंगे, यानी 40 अंक है, 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 20 को यहाँ पर लेकर के जाएंगे नीचे। 20 से 40 को काटा, 2 बार गया। हमेशा जो पूर्णांक होता है वो 100% होता है, तो 100 में 2 का गुणा करेंगे, 200 निकल करके आ जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। अब यहाँ पर DI देख लेते हैं। एक दीदी ने ये क्वेश्चन भेजा था, कहीं से उन्होंने प्रैक्टिस सेट ले रखा था, पता नहीं किसका प्रैक्टिस सेट है, हमें इससे कोई मतलब भी नहीं है। दीदी ने भेजा था कि सर ये प्रैक्टिस सेट हम पे बन नहीं रहा है, ये क्वेश्चन नहीं बन रहा DI का। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हम सॉल्व करा देंगे क्लास में। चलिए अब यहाँ पर क्या है, देखो क्या दिया गया है। नीचे दिया गया पाई चार्ट का क्वेश्चन है। ठीक है,
6 कंपनियां हैं ए, बी, सी, डी और ई, ठीक है, ई और एफ। टायरों की संख्या दर्शाता है, यानी कि ये 6 कंपनियां मिलकर के टायर बनाती हैं। किसी विशिष्ट कंपनी के टायरों की संख्या को इन 6 कंपनियों के टायरों की कुल संख्या प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। यानी कि कोई एक कंपनी है जिसको ये लोग मिलकर के टायर प्रोवाइड कराते हैं, और वही बताया कि भैया ए वाला जो है ना 12% टायर देता है, बी वाला 10% देता है, सी वाला 20% देता है। तो यही आपका बताया है। अब इसी के आधार पर आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, यदि सभी कंपनियों को मिला करके बनाए गए कुल टायरों की संख्या 2000 है तो कंपनी सी द्वारा कितने टायर बनाए गए हैं। यानी कि टोटल टायर कितने हैं, 2000 हैं। तो बताइए कंपनी सी ने कितने टायर बनाए हैं। तो चलिए कर लेते हैं सॉल्व। कंपनी सी ने 20% बनाए हैं, तो बस 20% 2000 का आप निकालेंगे जब, तो काट दीजिए, 0 से 0 गया, और 20 का जब 2 में गुणा करेंगे तो कितना निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर सी, 400 टायर जो है वो कंपनी सी के द्वारा बनाए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। कुछ करना नहीं था, 2000 का 20% निकालना था, 400 आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। 2000 का 20%। 29 नंबर प्रश्न क्या है, इन्होंने प्रश्न हमारे पास में नहीं भेजे थे तो प्रश्न हमने अपने मन से बना दिए हैं। कंपनी ई और डी द्वारा बनाए गए टायरों की संख्या कंपनी ए और सी द्वारा बनाए गए टायरों की संख्या से कितना प्रतिशत कम है। देखिए प्रतिशत शब्द जहां पर लगाया जाए, ऑप्शन में भी प्रतिशत दिया गया हो, क्वेश्चन में भी प्रतिशत दिया गया हो, तो सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि परसेंट में ही आपको आंसर निकालना है, तो सीधे सीधे आपको डिफरेंस निकाल देना होगा। अब चलिए देख लेते हैं कंपनी ई और डी द्वारा बनाए गए संख्या कितनी है। तो कंपनी ई और डी का देख लेते हैं कितना है। कंपनी ई ने बनाए हैं सर 20 और कंपनी डी ने बनाए हैं सर 10, यानी कि इन दोनों ने मिलकर के 30% टायर बनाए हैं। फिर क्या बोला था, कंपनी ए और कंपनी सी, तो कंपनी ए ने बनाए हैं 12%, कंपनी सी ने बनाए हैं 20%, यानी 12 और 20 को जोड़िए कितना आएगा, 32 आएगा। और यही पूछा आपसे कि इन दोनों के बनाए गए टायरों की संख्या में कितने परसेंट का डिफरेंस है। तो सर 32 में से 30 को घटाइए, 2% का डिफरेंस यहाँ पर आ जाएगा। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आंसर दिया है 2%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में आंसर दिया गया है 2%, आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आपसे फिर से कह रहे हैं, अगर प्रश्न में परसेंटेज में दिया गया हो, आंसर में यानी कि आपके क्वेश्चन में ऑप्शन परसेंटेज में दिए गए हों, तो सॉल्व नहीं करना है, सीधे परसेंट से परसेंटेज में ही निकालना रहता है। सीधे गुणा भाग कर दीजिए जो भी पूछा जाए। आगे बढ़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि यदि कुल टायरों की संख्या, यानी कि जो कंपनी ने टायर बनाए हैं 10,000 है, कुल टायरों की संख्या 10,000 है, तो कंपनी ए द्वारा बनाए गए टायरों की संख्या और कंपनी ई द्वारा बनाए गए टायरों की संख्या के बीच में अनुपात बताइए। अब जब आपसे अनुपात पूछा जाए तो अनुपात भी आप सीधे सीधे सॉल्व करेंगे, उसमें 10,000 का कोई काम ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि 10,000 हर कंपनी मिलकर के बना रही है। ठीक है, तो चाहो तो आप सॉल्व कर सकते हो कि भाई इसका इतना परसेंट निकालो, लेकिन परसेंट निकालने की आवश्यकता नहीं है। जहां पर भी आपसे रेशियो पूछा जाए, जहां पर भी आपसे परसेंटेज पूछा जाए, तो सीधे के सीधे सॉल्व करना है। ये चीजें आपको कंफ्यूज करने के लिए दी रहती हैं। चलिए, तो कंपनी ए द्वारा बनाए गए टायरों की संख्या और कंपनी ई की पूछा है, दोनों में रेशियो पूछा है। तो चलिए देख लेते हैं कंपनी ए ने कितना बनाया है। सर कंपनी ए ने 12% बनाया है, और कंपनी ई ने कितना बनाया है। कंपनी ई था, कौन सा था, अब ये क्या है, चित्र हम बार बार नहीं लिखते हैं, क्योंकि चित्र अगर बार बार लिखेंगे तो पीडीएफ लंबी हो जाती है, फिर आपका एक्स्ट्रा लग जाता है पैसा। ठीक है ना, इसलिए तो कंपनी ए और कंपनी ई पूछा है। ठीक है, तो कंपनी ए ने 12 बनाया है, देखिए कंपनी ए ने 12 बनाया है, देखिए यहाँ पर, और कंपनी ई ने 20 बनाया, तो 12:20 हो जाएगा। काट दीजिए, 4 से कटेगा, 4 3 12, 4 5 20, 3:5 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में दिया है 3:5, ऑप्शन नंबर बी 3:5 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो मैथ के कुछ इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, घबराना नहीं है। मैथ की अलग से हम मैराथन क्लास लेकर के आएंगे, उसमें काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। हर टॉपिक के अच्छे अच्छे प्रश्नों को, 3-4 प्रश्नों को हम रखेंगे। कल आपकी पंचवर्षीय योजना आएगी, अगर हमारी तबीयत ठीक रही तो कल पंचवर्षीय योजना की आपकी क्लास आएगी। बढ़िया पंचवर्षीय योजना आपके एग्जाम में आपको पता है 7 से 8 नंबर की आने वाली है, तो जब वो क्लास आप ले लेंगे तो ये 8 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। उससे बाहर पंचवर्षीय योजना का कोई भी प्रश्न नहीं जाने वाला है। यहां से शुरू हो रहा है आपका मैनेजरियल स्किल, जिसे हम कहते हैं प्रबंधकीय कौशल। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, बिना टाइम गंवाए हुए, बिना समय गंवाए हुए, आइए पहला प्रश्न देखें। देखिए, किस सामाजिक दार्शनिक ने समाज शास्त्र को सामाजिक भौतिक कहा है। यानी कौन सा ऐसा दार्शनिक है, कौन सा ऐसा वैज्ञानिक है जिसने समाज शास्त्र को सामाजिक भौतिकी कहा है। अगस्त्य ने, जीन पियाजे ने, हार्बर्ट स्पेंसर ने, या फिर मैक आइवर ने। आइए आंसर देखें, फैक्ट वाला प्रश्न है, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑगस्टे महोदय ने कहा है। ये जो समाज शास्त्र है ना, वही सामाजिक भौतिकी होता है। ये कथन है, कथन के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। 32 नंबर देखिए, 32 नंबर देखो, एक टीम के सदस्यों को, इसमें थोड़ा समझना पड़ेगा, समझना आप लोग, एक टीम के सदस्यों को इस प्रकार
पार प्रशिक्षित यानी कि क्रॉस ट्रेंड किया गया है कि हर व्यक्ति अन्य सभी सदस्यों के दायित्वों का निर्वहन करने में सक्षम है, इसे हम क्या कहेंगे? आंसर देखते हैं फिर आपको समझाते हैं। कार्यात्मक कहेंगे, बहुकार्यात्मक कहेंगे, स्वनिर्देशित कहेंगे या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बहुकार्यात्मक हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है। एक टीम के सदस्य हैं, वही हम बार बार किसका एग्जाम्पल लेते हैं, भारतीय टीम का। भारतीय क्रिकेट टीम है, ठीक है। ठीक है, इसमें क्या है कि बॉलर होते हैं और बैट्समैन होते हैं। अब क्या कर रहा है, एक टीम के सदस्यों को इस प्रकार प्रशिक्षित किया गया, यानी कि इस तरह से उनको ट्रेनिंग दी गई है, इस तरह से ट्रेंड किया गया है कि हर व्यक्ति अन्य सभी सदस्यों के दायित्वों का निर्वहन कर सकता है, यानी कि हर व्यक्ति ऑलराउंडर खिलाड़ी बन सकता है, यानी कि हर व्यक्ति हार्दिक पांड्या बन सकता है, यानी वो बॉलिंग भी करा सकता है और बैटिंग भी कर सकता है। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति है, यानी दोनों दायित्व जो है निर्वहन करने में सक्षम है, तो हम उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे बहुकार्यात्मक, यानी कि वो दोनों काम कर सकता है, बहुत सारे कार्य कर सकता है, उसे हम बहुकार्यात्मक कहेंगे। समझ में आ गया ना? एग्जाम्पल इसीलिए आपको देते हैं जिससे कि आपके दिमाग में फिट हो जाए, सेट हो जाए। चलिए, इनमें से कौन सा एक द्वितीयक समूह है? अब प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह के बारे में आपको बहुत कुछ बता रखा है पीडीएफ में भी और समझा भी रखा है, यहां पर भी समझा देंगे, परेशान नहीं होना है। कौन सा द्वितीयक समूह है? एकल परिवार, मित्र, समकक्ष समूह, संघ या फिर संयुक्त परिवार। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, संघ जो है ये द्वितीयक समूह है। द्वितीयक समूह मतलब जानते हैं, यहाँ पर लिख लो प्राथमिक समूह, ठीक है। हालांकि ये हमने उसमें बता रखा है पीडीएफ में, इसको इसी तरह समझा रखा है। ये आपका द्वितीयक समूह, ठीक है। अब क्या अंतर होता है देखो, प्राथमिक समूह में क्या होता है, औपचारिकताएं नहीं होती हैं। प्राथमिक समूह का एग्जाम्पल अपना घर हो गया, परिवार हो गया, मित्र मंडली हो गई। और यहाँ पर क्या होता है, ऑफिस हो गए, संघ हो गया, ठीक है, कहीं ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, स्कूल हो गया, ये सब क्या आते हैं? द्वितीयक समूह में आते हैं। आपको बता रखा है प्राथमिक समूह में कोई नियम कायदे कानून नहीं होते हैं, कभी भी घर पर आओ, कभी भी जाओ, सबसे यार दोस्तों से और क्या कर रहा है बे, अभी मार दूंगा तेरे को, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। तो कोई नियम कायदे कानून नहीं होते हैं, उन्हें हम प्राथमिक समूह कहते हैं। यहाँ पर औपचारिकता की आवश्यकता नहीं होती है, इसे हम अनौपचारिक समूह भी कहते हैं। तीन चीज़ें क्लियर हो गई। यहाँ पर आइए, द्वितीयक समूह एक ऐसा समूह होता है जो कि नियमों से बंधा रहता है। टाइम पर आपको आना है, टाइम पर जाना है, टाइम पर सैलरी मिलेगी, इस तरीके से बात करना है, ठीक है, लहजे से बात करना है, तो ये द्वितीयक समूह के अंतर्गत आ जाता है। और यहाँ पर औपचारिकताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी कि आपको औपचारिकताएं, फॉर्मेलिटीज करनी होती हैं, टाइम से बंधा हुआ होता है। नियमों से बंधे हुए समूह को द्वितीयक समूह कहते हैं, नियमों से फ्री समूह को प्राथमिक समूह कहते हैं। द्वितीयक समूह में अपना ऑफिस आ जाएगा, संघ आ जाएगा, स्कूल आ जाएगा, प्राथमिक समूह में घर आ जाएगा, मित्र मंडली आ जाएगा, एकल परिवार, संयुक्त परिवार सब आ जाएगा। आगे समझ में? इतना डिटेल में कोई नहीं समझाएगा भाई, ठीक है। अपन ने तो इसको पढ़ रखा है ऑलरेडी, बीटेक वाले हैं ना, बीटेक वाले तो सारा कुछ कर रखते हैं, ठीक है ना। प्रबंधन भी पढ़ रखा है, एमबीए भी, एमबीए के कोर्स भी कर रखा है। अपन तो भाई मल्टी टैलेंटेड है, ठीक है ना, इसीलिए आपको प्रबंधन अच्छे से समझा रहे हैं। जो पटवारी वाले थे ना, वो तो ऐसे खुश हो गए थे। पटवारी में हमारे यहाँ से 300 प्लस सिलेक्शन हुए थे, ठीक है ना, 300 प्लस सिलेक्शन, तब तो हम नए नए थे। ऐसा प्रबंधन पढ़ा दिया था, मैनेजमेंट ऐसे पढ़ा दिया था, खुश होकर के गए थे सारे के सारे, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपको पढ़ाएंगे। आबकारी वाले तैयार रहो, आबकारी की ऐसी बढ़िया तैयारी करवाने वाले हैं ना, सारे सिलेक्शन अपने यहाँ से होंगे, जो 248 पूरे के पूरे। बता देना अपने छोटे बड़े भाई बहनों को, सबको, ठीक है ना। क्लास शुरू करेंगे अपन 5 तारीख से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 34, समस्या हल करने की एक विधि जिसमें समूह के सभी सदस्य एक निर्णय को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं और समर्थन करते हैं, हम उसे क्या कहते हैं? यानी कि अगर हमने कोई बात कह दी कि हाँ भाई आपकी क्लास 2 बजे आएगी, तो आप सब लोग स्वीकार कर लेंगे, ठीक है सर 2 बजे आएगी, हम 2 बजे पढ़ेंगे, तो इसको हम क्या कहते हैं? मानदंड कहेंगे, समझौता कहेंगे, लक्ष्य कहेंगे या फिर आम सहमति कहेंगे? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ठीक है ना, लक्ष्य नहीं होगा, इसको हम एडिट कर देंगे। ये आपका आम सहमति हो जाएगा, यानी कि सब लोग सहमति दे रहे हैं, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, आप 2 बजे लेकर के आइए, आपकी तबीयत खराब है, टाइफाइड हुआ है, कोई दिक्कत नहीं सर 2 बजे लेकर के आएंगे, हम लोग 2 बजे पढ़ लेंगे, 4 बजे लेकर के आएंगे, 4 बजे पढ़ लेंगे। यानी आपने बिना किसी कन्फ्यूजन के, बिना किसी नानुकुर के सहमति दे दी, तो हम इसे आम सहमति कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। हम इसको जब आपको पीडीएफ देंगे तो उसको एडिट करके देंगे, परेशान नहीं होना है। चलिए 35 नंबर, समझ में आ रहा है ना। 35, संचार क्या प्रदान करने का कार्य है? यानी अगर आप संचार कर रहे हैं तो संचार के माध्यम से आप दूसरे को क्या दे रहे हैं? प्रशिक्षण दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, सूचना दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। चलिए आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, सूचना देते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप, ये आप हैं और ये आपके वो हैं, आप वो कौन है वो आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। आप दोनों में संचार अगर हो रहा है तो क्या कर रहे हैं? आप सूचना दे रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है ना। उसने आपको सूचना दी, आपने उसको सूचना दी, तो ये क्या हो गया? ये आपका संचार के अंतर्गत आता है, यानी सूचनाओं का आदान प्रदान ही संचार कहलाता है, ठीक है। और हाँ, इसी से ध्यान आया,
आप लोगों को पीडीएफ किसी को शेयर नहीं करनी है मेरे भाई। ये पीडीएफ जो है वो शेयर प्रोटेक्टर लगा हुआ है इसमें, शेयर प्रोटेक्टर। इससे क्या होता है, आप केवल 2 लोगों को ही शेयर कर सकते हैं। अगर उस 2 को आपने शेयर कर दिया, उस 2 ने अगर किसी और को शेयर किया तो पीडीएफ उसके मोबाइल से तो डिलीट होगी, आपके मोबाइल से भी डिलीट हो जाएगी। तो सोच समझ करके शेयर कीजिएगा किसी को। फिर बाद में आप कहते हो सर, अभी कल 2 लोगों ने मैसेज किया था, सर मेरे मोबाइल से पीडीएफ डिलीट हो गई, मेरा मोबाइल गिर गया, मेरा ऐसा हो गया। गिरा विरा नहीं था, उन लोगों ने शेयर किया, ठीक है, हमने मना किया था। हम पीडीएफ सेंड करते हैं तो लिख देते हैं भैया इसको शेयर मत करना, ये शेयर प्रोटेक्टर से लेस पीडीएफ है। अगर आप 2 लोगों से ज़्यादा को शेयर करते हैं और उन्होंने अगर किसी को शेयर कर दिया तो वो पीडीएफ दोनों के मोबाइल से डिलीट हो जाएगी, ठीक है। फिर भी नहीं मानते हो, शेयर कर देते हो, अब डिलीट हो जाती, फिर मेरे पास आते हो। अब अगर किसी की पीडीएफ फाइल डिलीट हुई और दोबारा मुझसे पीडीएफ लेने आया तो भाई 50% एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, सीधी बात है, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग मेरी बात मानते नहीं हो, ठीक है। 50% चार्ज लगेगा दोबारा अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो। इसीलिए कहते हैं पीडीएफ को भाई डाउनलोड कर लो, सेव कर लो अपने मोबाइल में, जिससे फिर कभी डिलीट ही नहीं होगी, ठीक है ना। लेकिन शेयर करने पर फिर भी हो जाएगी। हमने आपको पीडीएफ सेंड की, आप तुरंत उसको डाउनलोड कर लीजिए। मुश्किल से 10 MB खर्च होगी, 10 MB में पूरी पीडीएफ डाउनलोड हो जाती है। फिर भी पता नहीं क्यों बचाते रहते हैं, जब पढ़ेंगे तब डाउनलोड करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो डाउनलोड कर लेना सबको। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। क्वेश्चन नंबर 36 है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये बात किसने कही थी, फैक्ट वाला प्रश्न है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, अरस्तु महोदय ने कही थी। 37, निम्न में से कौन सा एक दृश्य श्रव्य साधन है। दृश्य श्रव्य का अर्थ है कि आप देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, जैसे कि मूवी वगैरह हो गई। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा दृश्य श्रव्य साधन है। फलालैन बोर्ड, परिचित्रदर्शी, कैलेंडर या फिर डॉक्यूमेंट्री। अब इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, डॉक्यूमेंट्री फिल्म होती है। फलालैन बोर्ड को केवल आप देख सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं। कैलेंडर को केवल देख सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं। परिचित्रदर्शी को केवल और केवल आप देख सकते हैं, इसको सुन नहीं सकते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये पूछा भी गया था आपके एग्जाम में। 38 देखिए, समुदाय को सबसे पहले किसने परिभाषित किया था, किसने समुदाय के बारे में परिभाषा दी थी। प्लेटो ने, अरस्तु ने, कौटिल्य ने या फिर मोहनदास करमचंद गांधी ने। सही आंसर ऑप्शन बी, अरस्तु महोदय ने समुदाय को सबसे पहले परिभाषित किया था। 39 नंबर, 12वीं पंचवर्षीय योजना की काल अवधि क्या है। 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चलिए देख लीजिए। आप सबको पता है, आप सबने देख लिया ना, आंसर लगा लिया ना। चलिए सीधे आंसर देखते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना का टाइमिंग थी 2012 से लेकर के 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। उसके बाद में पंचवर्षीय योजना को बंद कर दिया गया। नीति आयोग 2014 में बना दिया गया। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन है, माननीय नरेंद्र मोदी जी। और योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। 1950 में योजना आयोग बनाया गया था। सब कुछ बता रखा है आपको। और जब आपको पंचवर्षीय योजना की पीडीएफ देंगे ना, तो वैसे तो हमने दे रखी है पंचवर्षीय योजना की पीडीएफ, आपको जो है इसी मैनेजमेंट वाली पीडीएफ में मिल जाएगी। जिसने मैनेजमेंट की पीडीएफ ली है, पीडीएफ एक ही बनी है मैनेजमेंट की, उसमें ये पंचवर्षीय योजना सब कुछ दी हैं। लेकिन फिर भी हम अभी पीडीएफ तैयार करेंगे टॉप 100 वाली, उसमें सब कुछ कवर करेंगे, इतिहास भी कवर करेंगे, पूरी पंचवर्षीय योजना कितना % अचीव किया, कितना % नहीं किया, ये सब कुछ बताएंगे आपको, ठीक है। चलिए, सामाजिक विज्ञान में सबसे युवा किसे मानते हैं। सामाजिक विज्ञान का मतलब जानते हैं, इसमें अपन नागरिक शास्त्र भी पढ़ते हैं, समाज शास्त्र पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, भूगोल पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं। उसमें सबसे युवा किसे माना जाता है। चलिए सीधे आंसर देखते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, समाज शास्त्र को हम सबसे युवा मानते हैं, क्योंकि ये टाइम दर टाइम ये चेंज होता रहता है समाज शास्त्र, ठीक है। बाकी जो जाति का विज्ञान होता है, मनुष्य जाति का विज्ञान, वो पुराना है। इतिहास तो सबसे पुराना है। अगर कहें कि सबसे पुराना कौन है, सबसे बुजुर्ग कौन है, तो वो इतिहास है। सबसे युवा कौन है, वो समाज शास्त्र है। ये सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़िए। 41 नंबर, नियुक्तिकरण के महत्वपूर्ण पहलू क्या हैं। अगर किसी को ज्वाइनिंग देना है तो उसके महत्वपूर्ण पहलू क्या होते हैं। भर्ती से संबंधित प्रश्न है, यानी नौकरी से संबंधित है भैया, अच्छे से समझना। चयन होता है, बिल्कुल सर चयन होता है। प्रशिक्षण होता है, ट्रेनिंग भी होती है, बिल्कुल होती है सर। भर्ती निकलती है, बिल्कुल निकलती है, यानी कि उपरोक्त सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। पहले सबसे पहले भर्ती निकलेगी, फिर आपका सिलेक्शन होगा, उसके बाद में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर आप फाइनल ज्वाइन पर पहुंच जाएंगे। तो नियुक्त हो जाएंगे आप कब, जब आपको ये तीनों चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो हम यही चाहते हैं आप सब लोग भी नियुक्त हो जाइए, महिला सुपरवाइजर सब लोग बन जाइए जो लोग यहाँ पर देख रहे हैं। और अगर आप बनना चाहते हैं तो भाई 199 वाली पीडीएफ जरूर ले लेना। ये आपके लिए रामबाण साबित होगा। ये आपके लिए रामबाण इसलिए साबित होगा क्योंकि इसी के साथ में आपको ब्रह्मास्त्र भी मिलेगा। यानी रामबाण भी आपके पास में है, ब्रह्मास्त्र भी आपके पास में है। अब आपको कौन रोक सकता है सिलेक्शन से, ठीक है। तो तुरंत अपनी पीडीएफ ले लेना। 42 नंबर देखिए, 42, सामाजिक बीमा में निम्न में से क्या क्या शामिल है। सामाजिक बीमा का अर्थ है जो बीमा कराया जाता है सरकार के द्वारा कराया जाता है जो बीमा, या फिर जो अपने सहकारी कंपनियां होती हैं उनके द्वारा बीमा कराया जाता है। तो क्या क्या शामिल होता है। पेंशन, हाँ भाई बीमा में पेंशन भी मिलती है, सरकारी बीमा जो होता है। बेरोजगारी भत्ता भी मिलता है, अशक्तता भत्ते भी मिलते हैं, यानी उपरोक्त सभी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
43 भारत में सामाजिक नीति पर आधारित कल्याण कार्यक्रम इनमें से किस एक क्षेत्र में नहीं प्रदान किए जाते? यानी कि सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम बनाए जाते हैं तो किसमें नहीं बनाए जाते हैं? कल्याण कार्यक्रम। शिक्षा में तो कल्याण कार्यक्रम बनाए जाते हैं, सारी योजनाएं शिक्षा के लिए चलाई जाती हैं। रोजगार के लिए सारी योजनाएं चलाई जाती हैं, भाई ये रोजगार कार्यक्रम निकाल दिया, रोजगार गारंटी कार्यक्रम निकाल दिया तो ये भी होगा। स्वास्थ्य के लिए योजनाएं चलाई जाती हैं, भैया ये स्वास्थ्य कार्यक्रम निकला है, NHM वगैरह स्वास्थ्य कार्यक्रम निकलता है। लेकिन क्या मनोरंजन के लिए कोई योजना बनती क्या कि भैया आपके मनोरंजन के लिए हमने ये योजना बनाई है, इसमें पैसा दीजिए और मनोरंजन कीजिए? तो सरकार ने मनोरंजन के लिए कभी कोई योजना नहीं बनाई है। आगे बढ़िए 44 स्कूल के नेता का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? अगर अब हमने आपसे कहा ना, जैसे नेता की बात आए अपने आप को नेता बना लीजिए। कहाँ का नेता? स्कूल का। अगर आप स्कूल के नेता हैं तो सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होना चाहिए? दृढ़ संकल्प, योग्यता, आक्रामकता या फिर सहयोग? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए। अगर आप किसी क्लास के मॉनिटर हैं, ठीक है, तो आप दृढ़ संकल्पित रहिए कि हाँ हम हमेशा मॉनिटर बने रहेंगे, यानी कि हम हमेशा टॉप आते रहेंगे और मॉनिटर बने रहेंगे, यानी आप दृढ़ संकल्पित रहेंगे। अपने भाई या किसी दोस्त के साथ में ये नहीं करेंगे कि भाई तू मेरा दोस्त है, तेरी शिकायत सर मतलब उनसे नहीं करेंगे, क्या नाम है, टीचर से नहीं करेंगे, ये काम नहीं करेंगे। यानी अपने कर्तव्यों के प्रति दृढ़ संकल्पित होना ही एक स्कूल का नेता हो या कहीं का नेता हो उसका महत्वपूर्ण, क्या बोला है, ये सारे गुण होने चाहिए, ठीक है, लेकिन महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? तो दृढ़ संकल्प ही एक नेता का महत्वपूर्ण गुण होता है। 45 अगर आपको भी सिलेक्शन लेना है तो आपको भी दृढ़ संकल्पित होना होगा, ठीक है ना, कि हम 7 से 8 घंटे पढ़ सकते हैं। अगर अभी भी तैयारी नहीं की है तो सर की 199 वाली PDF लेकर के अभी भी हम तैयारी कर सकते हैं। ये मेरा दृढ़ संकल्प है कि हम सिलेक्शन ले सकते हैं, तो आप सिलेक्शन ले जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता आपको। निम्नलिखित में से किस योजना की वास्तविक विकास दर लक्षित वृद्धि दर से अधिक नहीं थी? यानी कि कौन सी हमने योजना बनाई और उसमें हमने जो विकास दर निर्धारित की थी उससे हमको कम विकास दर प्राप्त हुई थी, कौन सी योजना थी? चौथी पंचवर्षीय, 8वीं, 7वीं या फिर 5वीं पंचवर्षीय? चलिए आंसर देखें। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, चौथी पंचवर्षीय योजना जो थी इसमें हमने लक्ष्य बनाया था 5.6% का, लेकिन प्राप्त कितना किया था? 3.3%। यानी कि जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी इसमें हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए थे। क्यों नहीं प्राप्त कर पाए, कितनी किसकी थी, इसके ऊपर कल जब PDF आएगी तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए यहां पर देखते हैं, बाल विकास स्टार्ट हो रहा है, CDP। क्वेश्चन नंबर 46 आरंभिक बाल्यकाल की आयु समूह क्या होता है? यानी कि आरंभिक बाल्यकाल जो है वो कब से कब तक होता है? चलिए आंसर लगा लीजिए, 0 से 2, 2 से 4, 2 से 6 या फिर 4 से 7। लगा लिया होगा आंसर। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 2 से 6 वर्ष का जो टाइम होता है उसे हम आरंभिक बाल्यकाल कहते हैं। आगे बढ़िए 47 निम्नलिखित में से क्या जन्म से पूर्व होने वाले विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है? यानी कि मान लीजिए एक लेडी जो कि प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करेगा बच्चे को, बच्चे के ऊपर साइड इफेक्ट नहीं डालेगा, वो कौन सा ऑप्शन है, यह आपसे पूछ रहे हैं। चलिए 4 ऑप्शन देखिए। कैफीन, बिल्कुल, अगर आप ज़्यादा चाय पियेंगे, ज़्यादा कॉफ़ी पियेंगे तो बच्चे के लिए हानिकारक है। व्यायाम अभी इसको बाद में बात करते हैं। शराब अगर आप ज़्यादा पियेंगे तो ये भी हानिकारक है। विकिरण मतलब होता है रिएक्शन, रेडिएशन जो होता है, तो रेडिएशन भी हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। लेकिन हाँ, अगर आप व्यायाम करेंगे तो बच्चे को फ़ायदा पहुंचेगा, ठीक है। अनुलोम विलोम कीजिए, उससे आपके अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी, बच्चे के पास ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचेगी, बच्चे का माइंड बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो व्यायाम है वो फ़ायदेमंद होता है। जबकि आपसे पूछा कि कौन जो है नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालेगा, तो ये व्यायाम है जो कि बच्चे के स्वास्थ्य पर नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालेगा। एक्सरसाइज 48 अनाथ बच्चों हेतु विशेष सुविधा क्या क्या है? अगर कोई बच्चा अनाथ है तो सरकार के द्वारा कौन सी विशेष सुविधाएं उसको उपलब्ध कराई जाती हैं? पूर्व स्कूल योजना, व्यापक योजना, पठन सुधार योजना, उपरोक्त सभी। तो ये सारी योजनाएं भारत सरकार के द्वारा अनाथ बच्चों को दी जाती हैं। 49 प्री स्कूल शिक्षा का मुख्य फोकस क्या है? यानी कि स्कूल से पहले की जो शिक्षा दी जाती है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बच्चे को शिक्षा देना। पठन और लेखन, सर्वांगीण एवं समग्र विकास, संपत्ति अर्जन। अब क्या पैसा कमाने के लिए बच्चा जाता है स्कूल में? नहीं सर, ऐसा नहीं है। केवल पढ़ने और केवल लिखने के लिए जाता है? नहीं सर। प्री जो होता है उसमें सर्वांगीण विकास एवं समग्र विकास किया जाता है। यानी जो प्री स्कूल शिक्षा होती है इसमें क्या होता है? उसके खाने पीने की। प्री स्कूल शिक्षा मतलब समझ रहे हैं? आंगनवाड़ी की जो शिक्षा होती है, आंगनवाड़ी में बच्चा जाता है, उसको खाना पीना भी दिया जाता है, ठीक है, उसको पढ़ाया भी जाता है, उसको अच्छी बातें भी सिखाई जाती है। यानी कि सर्वांगीण एवं समग्र विकास प्री स्कूल शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। आगे बढ़िए 50 नंबर बाल्यावस्था के दौरान भावनात्मक विकास परिवार की तुलना में किससे अधिक संवेदनशील होता है? बाल्यावस्था की बात की जा रही है, अभी हम देख करके आए हैं। बाल्यावस्था जो है आपकी कहाँ गई थी? शुरुआत से देखिए, 2 से 6 वर्ष। अब ये जो बाल्यावस्था होती है, एक मिनट कहाँ गया, बाल्यावस्था के दौरान भावनात्मक विकास परिवार की तुलना में किससे अधिक संवेदनशील होता है? ठीक है, तो ये आपका उत्तर बाल्यावस्था होगा, ठीक है ना, उत्तर बाल्यावस्था।
मतलब बाल्यावस्था भी मान सकते हैं, 6 वर्ष के बाद जो है बालक बाल्यावस्था में ही काउंट किया जाता है, ये भी सही है। तो रिश्तेदारों से होती है, शिक्षक से होती है, समाज से या फिर मित्र मंडली से। तो सही आंसर आपका हो जाएगा, 1 मिनट, सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मित्र मंडली से। जब बालक 6 वर्ष का हो जाता है ना, 6 वर्ष से 12 वर्ष तक का जो बालक होता है वो क्या करता है, वो अपने मित्रों से ज़्यादा मिलता जुलता है, ठीक है ना। जैसे ही बालक स्कूल में जाने लगा, 5 वर्ष के बाद में बालक स्कूल में जाने लगता है, आप सबको पता है, ठीक है। शुरुआत में बालक रोता है, लेकिन फिर उसके बाद में बालक क्या होता है, 5 वर्ष के बाद में अपने शिक्षकों से कम मित्रों से ज़्यादा उसकी जो है बनती है, ठीक है। तो जो बाल्यावस्था होती है यानी 5 वर्ष के बाद की जो अवस्था होती है, उस दौरान भावनात्मक विकास परिवार की अपेक्षा किससे ज़्यादा हो जाता है, मित्र मंडली से, मित्रों से ज़्यादा जो है भावनात्मक विचार जुड़ जाते हैं बच्चों के। जो बच्चे 5 से लेकर के 10 वर्ष 12 वर्ष के होते हैं, वो अपनी जो है कह सकते हैं कि मित्र बनाने लगते हैं, अपनी टोली बनाने लगते हैं, इसे टोली की एज भी कहा जाता है, ठीक है। तो मित्रों से ज़्यादा भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। और जो 2 वर्ष का बालक होता है, 2 वर्ष से पहले का जो बालक होता है, वो परिवार से ज़्यादा जुड़ा रहता है, क्योंकि वो और किसी से मिला नहीं रहता है, और परिवार में भी माता पिता से ज़्यादा जुड़ा रहता है। चलिए, उसके बाद में 4 5 6 साल का जो बालक होता है वो मित्र बनाने लगता है, तो मित्रों से ज़्यादा उसकी बनती है। चलिए भाई, 51, एक नवजात शिशु प्रतिदिन कितने घंटे सोता है। नवजात शिशु का मतलब जान रहे हैं ना, कभी भी नवजात शिशु 0 से लेकर के 6 वर्ष नहीं होता है भैया, ध्यान रखना। नवजात शिशु हम मानते हैं 0 से 1 महीने तक के बालक को, ठीक है। 0 से 1 माह तक के बालक को हम नवजात शिशु में काउंट करते हैं। तो 0 से 1 माह तक बालक कितने घंटे सोता है प्रतिदिन, आप बताइए। चलिए आंसर देखते हैं, लगा लिया होगा आपने सही आंसर। 1 मिनट, ये तो सिलेक्ट ही हो गया भैया, अलग ही लेवल है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 18 से 22 घंटे सोता है एक जो नवजात शिशु होता है, 1 महीने का जो बालक होगा वो 18 से 22 घंटे प्रतिदिन सोता है। चलिए, आज ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि मैथ रीजनिंग में टाइम खिंच गया। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में कौन कौन शामिल होते हैं, तो दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, अष्टिबाधित, उपरोक्त सभी। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये सारे बच्चे जो हैं विशेष आवश्यकता वाले होते हैं, क्योंकि इनको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होती है, तो उन्हीं को हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। 53, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम NACP कब शुरू किया गया था। सीधे फैक्ट वाला प्रश्न है, आंसर देखेंगे 1979 में NACP की शुरुआत की गई थी। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न 54, आनुवंशिकता और पर्यावरण से क्या प्रभावित होता है, यानी कि आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों से क्या चीज प्रभावित होती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सामाजिक व्यवहार, संवेग, वृद्धि और विकास। ऑप्शन नंबर डी है ग्रह का कौशल। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, वृद्धि और विकास, ये दोनों किससे किससे, आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होते हैं। बता रखा है, इसके बारे में अच्छे से समझा रखा है। वृद्धि और विकास का अर्थ है अगर किसी माता पिता के कम बाल हैं, मान ली पिताजी के कम बाल हैं, ठीक है ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इस बालक के भी कम बाल हो जाएंगे, बाल झड़ जाएंगे, ठीक है। क्या हुआ, ये आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो ये तो आनुवंशिकता की वजह से झड़ गए, जेनेटिक्स की वजह से झड़ गए। लेकिन ग्वालियर का पानी बहुत खराब है, बता रखा है लोगों ने, ठीक है, हमको तो पता नहीं भैया, बता रखा है। ग्वालियर का पानी सर ऐसा है कि उससे नहाते हैं, ज़्यादा टाइम तक अगर ग्वालियर में रहते हैं तो वहाँ पर बाल झड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, ये पर्यावरण का इफेक्ट पड़ा, पर्यावरण का प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो ऐसा बता रखा है, ग्वालियर वाले गुस्सा मत होना, ठीक है भैया। हम इंदौर में रहते हैं, लेकिन हमारा दिल कहाँ पर है, दिल हमारा ग्वालियर के आसपास है। हम जो रहने वाले हैं, अब दिल का मतलब कुछ और मत लगा लेना, पहली बात, ठीक है, नहीं कुछ भी समझ लो। हम जो रहने वाले हैं वो पोरसा के रहने वाले हैं, ठीक है। आज बता देते हैं आप लोगों को, पोरसा के रहने वाले हैं, ठीक है ना। पोरसा जानते हैं, नागा जी का मेला, हाँ भैया, नागा जी का मेला। हम रहने वाले हैं नागा जी धाम पोरसा के, और काफ़ी टाइम से हम इंदौर में ही रह रहे हैं, इंदौर में ही पढ़ा रहे हैं बच्चों को, इंदौर में ही अपनी कोचिंग है, ठीक है ना। ऑनलाइन कोचिंग है, ऑफलाइन नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। तो नागा जी धाम पोरसा के हम रहने वाले हैं, तो हमारा दिल तो उसी तरफ है, तो ग्वालियर वाले गुस्सा मत होना, ठीक है ना। तो पर्यावरण का और जो है आपका जेनेटिक्स का, दोनों का असर पड़ता है वृद्धि और विकास पर। चलिए, नंबर 55, यूनेस्को द्वारा किस वर्ष को विकलांगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था, बताइए। कब किस वर्ष को यूनेस्को ने विकलांगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1981 को यूनेस्को के द्वारा विकलांगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। 56, बच्चों का मानसिक जीवन किससे शुरू होता है, गर्भाधान से, अनुभूति से, अभिज्ञान से, संवेदना से। तो बच्चों का मानसिक जीवन किससे शुरू होगा, तो भाई जिससे मानसिक का अर्थ है दिमाग किससे संबंधित होता है, अनुभूति से। जब बच्चे देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, तभी तो सीखते हैं। तो बच्चों का जो मानसिक विकास है वो अनुभूति से स्टार्ट होता है। 57 देखिए,
दिव्यांग व्यक्तियों के द्वारा सरकार से विविध सुविधाएं प्राप्त करने का दावा करने की निःशक्तता का न्यूनतम परसेंट कितना है? कुल मिलाकर के ये पूछ रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति विकलांग का सर्टिफिकेट बनवाता है तो कम से कम कितनी विकलांगता होनी चाहिए? बहुत फर्जी पकड़े गए थे एमपी टेट में, याद होगा आपको, ठीक है ना। तो कितनी विकलांगता होनी चाहिए तभी आपको विकलांगता का सर्टिफिकेट मिलेगा? 25, 35, 40, 50? आंसर लगा लिया होगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 40% विकलांगता होगी तभी आपको विकलांगता का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। आपको का मतलब है कि मैं नहीं चाहता भाई कोई हो, ठीक है ना। मैं केवल मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग विकलांग हैं, सही लोगों को विकलांगता का सर्टिफिकेट मिले जो रियल में है। कुछ लोग फर्जी बनवा ले रहे हैं, सर कान से नहीं सुनाई पड़ रहा है, अच्छे सुनाई पड़ रहा है, अभी लड़ाई हो रही है तो पूरा पूरा सुनाई पड़ेगा, लेकिन बुलाएंगे तो नहीं सुनाई पड़ेगा। तो ऐसे लोगों को नहीं मिलना चाहिए। जो लोग रियल में उसके उपयोगी हैं, जो लोग रियल में जिनको जरूरत है, उनको ही विकलांगता का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। 40% विकलांगता मांगी जाती है, ठीक है। 58, निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक विकास संबंधी विशेषता नहीं है? कौन सा इनमें से मानसिक विकास से संबंधित विशेषता नहीं है, यानी दिमाग से संबंधित है? जो ऑप्शन नहीं होगा वही आपका आंसर होगा। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, ये तो सर दिमाग से ही संबंधित है। रचनात्मक प्रवृत्ति, क्रिएटिविटी दिमाग से ही आती है। सहयोगात्मक प्रकृति, ये भी दिमाग का ही है। दिमाग आपका कहेगा हाँ भाई बेटा इसकी मदद कर दो तो मदद करोगे। रट कर याद करने की प्रवृत्ति जो है वो मानसिक विकास से संबंधित नहीं है। भले ही आप रट करके याद कर रहे हो तो इसको हम ये नहीं कहेंगे उसका मानसिक विकास बहुत तेज है, दिमाग बहुत तेज नहीं भैया, वो रट रहा है, ठीक है। तो इसको हम मानसिक विकास नहीं कहते हैं। 59, एड्स से कौन सी प्रणाली सबसे अधिक प्रभावित होती है? तो एड्स अगर किसी को हो जाए तो कौन सी प्रणाली को प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को गलत, परिसंचरण तंत्र को गलत, उत्सर्जन तंत्र को गलत, प्रतिरक्षा तंत्र को। यानी कि अगर किसी को एड्स हो गया तो उसको अगर कोई भी रोग हो जाएगा तो वो रोग उसके बना रहेगा, सही नहीं होगा। यानी कि हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है वो खत्म हो जाती है, वो कार्य करना बंद कर देती है। अगर जुकाम हो गया ना तो वो जुकाम बना ही रहेगा जब तक कि वो व्यक्ति समाप्त नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो प्रतिरक्षा तंत्र को पूरी तरह से ध्वस्त कर देता है एड्स। एड्स के बारे में पूरा बता रखा है पीडीएफ में, पूरा अच्छे से एड्स समझा रखा है कि भारत ने कौन सी योजना चालू की है और विश्व ने कौन सी योजना चालू की है, सब आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। नंबर 60, बाल संरक्षण हेतु कौन सी योजना चालू की गई है? एकीकृत बाल संरक्षण योजना, राष्ट्रीय बाल कल्याण योजना। तो बाल संरक्षण की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए, एकीकृत बाल संरक्षण योजना बाल संरक्षण से संबंधित है, बालकों के संरक्षण से संबंधित है। चलिए भैया 60 क्वेश्चन समाप्त। अब बताइए कितने नंबर आपके आए हैं, और पीडीएफ आप लोग मंगवा लेना। ये व्हाट्सअप नंबर है 7052547000। अगर आप सिलेक्शन चाहते हो, तैयारी आपकी नहीं हो पाई है, आखिरी मौका है, चारों तरफ मेहनत कर लेंगे, बस हमको मटेरियल मिल जाए, तो आप ये 199 वाली पीडीएफ जरूर मंगा लीजिएगा। ये आपका रामबाण है, साथ में ब्रह्मास्त्र भी मिलेंगे, और ब्रह्मास्त्र और रामबाण दोनों मिलकर के 660 में से एक सीट आपकी पक्की करेंगे, ये कन्फर्म है, ठीक है ना। और ब्रह्मास्त्र जो 3 कंप्लीट हो गए हैं, कल आपको शाम को 7 से लेकर के 8:30 बजे के बीच में जो लोग मैसेज कर देंगे उन लोगों को ब्रह्मास्त्र, तीनों ब्रह्मास्त्र रात को 12 बजे तक मिल जाएंगे। तुरंत भी मिल सकते हैं, 12 बजे तक तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, कल यानी कल कितनी तारीख है? कल है 25 तारीख को। 25 तारीख को 7 से 8:30 बजे के बीच में जो लोग मैसेज करेंगे उन्हीं को 3 ब्रह्मास्त्र दिए जाएंगे। इसके बाद में जब 6 हो जाएंगे तो फिर बाकी के 3 भी आपको दे दिए जाएंगे। आगे समझ में? चलिए मिलते हैं नीचे आपको टेलीग्राम चैनल दी गया है, लिंक दी गई है सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर क्या क्लास की टाइमिंग वगैरह हम बता देते हैं। मान लीजिए क्लास लेट हो रही है तो वहाँ पर बता देते हैं भाई 4 बजे आएगी, 2 बजे आएगी, ठीक है। तो वहाँ पर आपको क्लास की टाइमिंग पता चलती रहेगी और इसकी लिंक भी तुरंत वहाँ पर डल जाती है, ठीक है। सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से है, आप सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।